पूरे इतिहास में ये ऐसा ही एक यूनिक केस है कि जहां पर एक संगीन के साथ एक जवान ने एक टाइगर को मारा है। मैं आपको बताता हूं, लोग कहते हैं कि सेना के अंदर ऑर्डर होते हैं, आपको रोकते हैं, लेकिन जो मेरा 40 साल का तजुर्बा है, मैंने आज तक कभी किसी से ऑर्डर नहीं मांगा। शोर ज्यादा है मुल्क देश में नेशनलिज्म की वजह से, और कि क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मर रहे हैं जवान। भारतीय सेना कोई कश्मीर हमारे से ले नहीं सकता, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, कश्मीर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन क्या आप कश्मीर की जमीन चाहते हैं या आप कश्मीर के अवाम को भी साथ में चाहते हैं? आखिरकार हमने लोगों के दिल जीत लिए, नॉर्थ ईस्ट में जीत लिए हैं तो कश्मीर में भी जीत लेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। हर पहलू में आपने सेना को लाके खड़ा किया। अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए पार्टियां जो हैं, ये हर जगह करती हैं, सभी पार्टियां करती हैं, एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियां करती हैं। मैं तो यही कहूंगा कि सेना को थोड़ा अलग रखा जाए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप का सबसे खास प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम किताब वाला है। किताब वाला में आज के मेहमान जनरल पनाग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। जनरल पनाग की किताब आई है जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और मेरे हाथ में भी, द इंडियन आर्मी रेमिनिसेंसेस, रिफॉर्म्स एंड रोमांस। जनरल H.S. पनाग, जिनके फादर भी आर्मी में रहे एंड अ वेरी वेरी लेजेंडरी आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह, और जनरल पनाग तो है ही लेजेंडरी, ट्विटर पर भी, ट्विटर के बाहर भी। सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किताब पढ़ी और बहुत मजा आया किताब पढ़ने में। सो थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग ऑल दीज इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल इंटरप्रिटेशन। थैंक यू सो मच। I'm glad you liked it. Sir, I'll obviously come to all the theories और बाकी सब चीजें, पर सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई एक भालू ऐसा था जिसको इतने अच्छे से ट्रेन किया गया था एंड देन अनफॉर्चुनेटली ही डाइड? ये बिल्कुल सच है। और ये जैसे ही हम अपने बंकरों से बाहर आते थे, उनको हम बादशाह से बाहर आते थे, तो सबसे पहले मिलता था राजा, और राजा से हाथ मिलाना, उसने हमें सलूट करना, और फिर हम अंदर जाते थे मेस में खाना खाने के लिए, बाहर आते फिर वही ड्रिल होती थी। और ऐसे ही जब भी कहीं यूनिट में कोई फंक्शन होता था तो राजा जी सबसे पहले वहां पहुंच जाते। I mean, must be a scene कि एक 250 किलो का भालू है और वो सैल्यूट कर रहा है, हाथ मिला रहा है। Everyone must be amazed around it, हाँ? या लेकिन ये ना मैस्कॉट रखना, जैसे मैंने उसमें उस आर्टिकल में भी उस बारे में भी लिखा है, सो कहानी में, कि ये एक ट्रेडिशन है सेनाओं में, और कुछ हद तक ये एक सुपरस्टिशन भी होती है कि एक अच्छा जानवर रखना चाहिए। तो कुछ लोग भेड़ू रख लेते हैं, कि उन्हें हिरन भी रखे हुए हैं, कुत्ते रखे हुए हैं। और हमारे यूनिट के अंदर जो फोर्स जिसमें मैं उस टाइम पर था, जो मेरी पहली यूनिट थी, इससे राजा से पहले हमारे पास रानी थी, रानी जो कि एक फीमेल पैंथर थी। वाव। और वो भी हमारे साथ बहुत साल रही। और उसकी मैंने उसमें फोटो नहीं निकाली कि जो उसकी देखभाल करता था, मैंने उसके बारे में एक और आर्टिकल में जिक्र किया था जो इस किताब में नहीं आया है। वो था कि एक हवलदार कृपा राम थे हमारे, और वो हमारे यूनिट के इक्विपमेंट और बूट रिपेयर थे। तो यूनिट के अंदर एक आदमी होता है जो सैनिक होता है, जो इक्विपमेंट और बूट की रिपेयरिंग करता है जी। तो वो उसकी देखभाल करते थे। और कृपा राम की बात यह थी कि कृपा राम हॉकी के बड़े उम्दा प्लेयर थे, और मैं कहूं कि सर्विसेज लेवल तक हॉकी खेले हुए हैं उस टाइम पर, जब तक कि शंकर लक्ष्मण वगैरह हाजिर होते। और यही नहीं, कृपा राम ने बलौंग की लड़ाई में, क्योंकि ऊपर एमुनिशन खत्म हो रहा था, तो कृपा राम ने सारे जो नॉन कम्बैटेंट्स इनरोल्ड होते हैं, उनको बोलते थे, जो हमारे ट्रेड्समैन होते हैं, उनको इकट्ठा करके ऊपर एमुनिशन पहुंचाया, और फिर वहां पर उनके साथ रुककर लड़ा, शहीद हो गया, और उसको
मरणोपरांत वीर चक्र मिला। तो वो रानी का कस्टोडियन होता था। तो एक फोटो है मेरे पास जिसमें कि कृपा राम ने, उसकी बहुत बहुत तगड़ी बॉडी थी उसकी, कृपा राम की बिल्कुल चिल्ड बॉडी थी, उसने रानी को अपने कंधों पर उठाया हुआ। और इसी तरह जो ये राजा था, राजा की देखभाल हमारे मेस के अंदर जो बारमैन थे, उनका नाम था कालूराम, वो उसकी देखभाल करते, राजस्थान से थे, और उन्होंने उसको सब चीजें ये मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके सिखाई कालूराम ने। अब हमारे पास सर दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि मैं राजा की कहानी से राजा पोस्ट की कहानी पे शिफ्ट हो जाऊं, और दूसरा ऑप्शन है कि आपके फादर ने एक बड़ा दिलचस्प शिकार किया था, उनकी पूरी यूनिट ने, एक मैन ईटर टाइग्रेस का। तो हम उस दिशा में भी चल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कहानियां, हमें एक कहानी एक हमारे लिए लीडरशिप का लेसन है, और इंडियन आर्मी किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करती है, क्या वैल्यूज हैं वहां, मौके पर किस तरीके से वैल्यूर दिखाया जाता है। और दूसरी कहानी ऑफ कोर्स सो कॉल्ड जो आर्मी के लेजेंड्स होते हैं उनके इर्द गिर्द भी है कि अच्छा राइफल से तो सब मार लेंगे, गोली से और उसको संगीन से मार के दिखाओ। मैं कहता हूँ कि हम वक्त के लिहाज से चलते हैं, क्योंकि जो पहला एपिसोड है वो 1954 का है जी, तो पहले उसको लेते हैं। हाँ जी सर। तो ये कहानी खास तौर पर विस्तार से लिखी इसमें इस किताब के अंदर, क्योंकि ये मैंने खुद, मैं एक तो मैं वहां पर हाजिर था, मैं 6 साल का था उस टाइम 1954 में जब ये किस्सा हुआ, और मेरे को पता था कि ये सब कुछ हो रहा है। 6 साल के अंदर हम काफी अलर्ट थे बच्चे। और दूसरी बात, मैंने पिता पूरी जो डिटेल से, जो आई विटनेस थे मेरे पिताजी, जो उस टाइम पर उस जगह से सिर्फ 10 गज की फासले पर थे, तो उनसे मैंने बहुत बार ये बात सुनी, और मैंने पूरे उसके जो डिटेल्स थे उनसे अच्छी तरह से मैंने उनसे ये चेक किए। और इस हद तक के कुछ डिटेल्स ऐसे हैं जो कि जो ओरिजिनल यूनिट है वहां पर भी लोग भूल भाल गए हैं, पर क्योंकि मेरे फादर कमांडिंग ऑफिसर थे तो मुझे वो बिल्कुल पूरी बात याद है। तो मतलब कहूंगा कि पूरे इतिहास में ये ऐसा ही एक यूनिक केस है कि जहां पर एक संगीन के साथ एक जवान ने एक टाइगर को मतलब मारा है। ऐसा और कोई केस रिकॉर्ड। लेकिन उससे पहले, हाँ, जैसे हम पढ़ते हैं अपने किताबों के अंदर कि हमारे यहाँ भी ऐसे योद्धा थे जिन्होंने तलवार के साथ मतलब शेर का शिकार किया है। हरि सिंह नलवा ने, तो एक बार बताया जाता है कि जो महाराजा रणजीत सिंह के जर्नैल थे, उन्होंने शेर की हाथ डालकर उसकी जुबान को पकड़ लिया, उसको आपने लिखा भी है अपने आर्टिकल में। जी, इसीलिए उनको मतलब नलवा कहा जाता था। तो ये जो था कि, लेकिन आधुनिक सेनाओं के अंदर मतलब पिछले 200-250 साल में ऐसा कोई किस्सा नहीं है भारत के अंदर। शेर ज्यादातर भारत में मिलता है या थोड़ा चाइना के हिस्से हैं या साउथ ईस्ट एशिया में, तो ऐसा कोई किस्सा नहीं नजर आया। मैंने बहुत इसको ढूंढने की कोशिश की नेट के ऊपर कि जहां पर एक संगीन के साथ एक टाइगर को मतलब मारा गया। तो किस्सा कुछ यूं था कि मेरे पिताजी जो थे वो 17 सिख की कमान कर रहे थे आगरा में, और उनका जो सैनिक प्रशिक्षण केंद्र होता था वो शिवपुरी के पास जंगलों में था, और मतलब जहाँ कैंप लगते थे वहां जाके ट्रेनिंग करते थे सब। तो वो वहां पर ट्रेनिंग कर रहे थे। तो एक दिन जो मेस में एक जवान काम कर रहा था, वो कहीं से जंगल से लकड़ियां चुनने गया। उन दिनों ज्यादातर कुकिंग लकड़ियों पर होती थी, तेल वेल ये वगैरह चीजें तो बहुत कम होती थी। फौज में भी लकड़ियां इशू होती थी, लकड़ियों पर कुकिंग होती थी। तो एक टाइग्रेस ने उसके ऊपर हमला कर दिया, और वो टाइग्रेस ने उसके ऊपर हमला किया तो उसने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, उसकी जो पगड़ी थी वो टाइग्रेस के मुंह में आ गई, और टाइग्रेस के मुंह में आई हुई पगड़ी को लेकर टाइग्रेस ने सोचा कि मेरे को शिकार मिल गया, वो भाग गई और वो बच गया। उसका नाम था फौजा सिंह। फौजा सिंह बच गया और वो हॉस्पिटल चला गया। और तो उसके बाद एक्सरसाइज जो चल रही थी, स्कीम चल रही थी, खत्म हो गई। तो फिर एक मतलब
बात उठी कि भाई ये क्योंकि हमारा ट्रेनिंग एरिया है, इसके अंदर एक टाइग्रेस है जो कि शायद मैनी टाइग्रेस बन चुकी है, और क्योंकि आमतौर पर टाइगर हमला नहीं करता इंसानों के ऊपर, तो इसको मतलब मार देना चाहिए क्योंकि मैनीटर हो चुकी है। तो ब्रिगेडियर थे, उनका नाम था डैनी मिश्रा, और वो मुझे याद है क्योंकि वो उस टाइम पे वो सिगार पीते थे, बड़े मोटे मोटे सिगार होते थे उनके। तो ब्रिगेडियर डैनी मिश्रा थे, और जीओसी थे जनरल दरगालकर, वो भी आर्मड कोर के थे, और वो वहां पर आए हुए थे, वो भी एक्सरसाइज के अंदर। तो ब्रिगेडियर डैनी मिश्रा ने कहा मेरे पिताजी को कि शमशेर, तो क्या सिख जो है वो उसको गोली से मारेंगे? मतलब सिख, क्योंकि सिख रेजिमेंट की पलटन थी वो, 17 सिख, तो बेनेट से नहीं मार सकते? तो मेरे पिताजी ने कहा, वो मेरे पिताजी बहुत दिलेर इंसान थे, वो मतलब 1941 कमीशन थे, 47 48 ऑपरेशन, उन्होंने बहुत नाम कमाया जो मैंने किताब में लिखा है जी। और उन्होंने कहा कि ठीक है, सो बी इट, ऐसा ही होगा। तो उन्होंने पलटन को इकट्ठा किया कि ये हमें टास्क मिल चुका है कि हमने इस टाइग्रेस को मारना है, लेकिन मारना है बेनेट के साथ, और कोई मतलब फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी उनको याद दिलाया हरि सिंह नलवा की कहानी कि कैसे उन्होंने शेर का शिकार किया, और पूरी रिहर्सल की गई कि लाइन बनेगी, अगर किसी के ऊपर आती है वो ऐसे मारेगा, और फिर बाकी उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। 303 थी सर, सबके पास 303 थी, उसके ऊपर लगाई थी मैंने। हाँ, 303 उसके ऊपर संगीन होती थी, और वो संगीन जो है मतलब काफी संगीन एक किस्म की होती है कि संगीन एक ब्रिटल मेटल होता है, वो संगीन को आप बेंड नहीं कर सकते। संगीन अगर या तो टूट जाएगी या फिर, क्योंकि वो सीधी नोक के लिए बनाई गई है। तो खैर वो दिन आ गया, और पलटन ऐसे जैसे हमले में जाते हैं, लाइन अप हो गई, 2 कंपनियां आगे, और सीओ की पार्टी जो मेरे फादर थे सीओ, वो बिल्कुल मध्य के अंदर थे, और सुच्चा सिंह था एक जवान जो उनके बाईं तरफ 10 गज के ऊपर था। तो जैसे ही ये पूरा लाइन आगे बढ़ी, तो हाँ, उससे पहले जो ब्रिगेडियर मिश्रा थे और जनरल दरगालकर थे, उन्होंने कहा कि ये मतलब तो एक जुमला है कि वो शेर को जब ये खदेड़ेंगे तो शेर इस तरफ आएगा और हम उसका शिकार करेंगे, वो मचान पे, और उनके पास स्पोर्टिंग फायर आर्म थे, मतलब शिकार की बंदूकें वगैरह थी। तो इधर से चला जब जयकारा बोलते हुए जो सिखों का वॉर क्राई है, बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, और वो बड़े आगे की तरफ, और उन्होंने तो पहले उनको शेर का जो उसका जो डेन था, जो उसकी गुफा थी, वो मिली, जहां पे शेरनी अपने बच्चों के साथ रह रही। तो गुफा में 3 बच्चे थे मेरे ख्याल में, तो वो पकड़ लिए गए और बाद में आगरा जू में भेजे गए। और फिर जैसे ही वो लाइन आगे पगड़ी भी मिल गई थी सर वहां पे? ना, पगड़ी भी मिल गई थी जी। पगड़ी मिल गई उसके अंदर, जी बिल्कुल आपकी सही बात है, पगड़ी उसके अंदर मिली, क्योंकि वो पड़ी हुई थी, क्योंकि उसने सोचा कि वो किल है, उसके कर दिए थे, लेकिन वो पड़ी हुई थी पगड़ी जी। तो फिर जैसे लाइन आगे बढ़ी तो शेर की जो दहाड़ सुनी, मतलब शेरनी की दहाड़ सुनी, और दहाड़ के बाद तो मेरे पिताजी, जैसे मैंने कहा, बहुत दिलेर इंसान थे, तो उन्होंने कहा भाई तगड़े हो जाओ, जवानों को कहा तगड़े हो जाओ भाई, आओ। और तो जैसे ही लाइन थोड़ी आगे बढ़ी तो घास में से छलांग लगाते हुए शेरनी बाहर निकली और लाइन के ऊपर आन पड़ी। तो सुच्चा सिंह जो जवान था, वो इंसिडेंटली वो आज भी जिंदा है, सुच्चा सिंह। ये उसका घर जो है संगरूर के पास है। अच्छा जी, वो अभी भी जिंदा है और अभी भी 17 सिख में जाता है सुच्चा सिंह। और तो वो तो उसने इंस्टिंक्टिवली, एक रिएक्शन होता है सोल्जर का कि जब कोई दुश्मन आता है तो बेनेट को ऐसे करते हैं, उसने आगे मतलब सांस ले लिया, मतलब बेनेट का, और शेरनी सीधी उसके बेनेट के ऊपर आके लगी, मतलब बिल्कुल उसकी चेस्ट में बेनेट चला गया। लेकिन इतनी जोर के साथ शेर, मतलब उसकी मोमेंटम था कि वो 10 गज दूर जाके सुच्चा सिंह को साथ में लेकर 10 गज दूर जाकर मतलब गिरी। चंद के बाद
तो फिर रिहर्सल की हुई थी, तो साथ में से पूरा 7 वालों ने आकर उसको दबा लिया और शेरनी मारी गई। लेकिन उसी टाइम पे जो मचान था जहां से वो थे, तो उससे ब्रिगेडियर डैनी पहले मिश्रा थे जहाँ पे। हाँ, जहाँ डैनी मिश्रा और जनरल दरगालकर थे, तो वहां से एक फायर की आवाज आई। तो मेरे पिताजी ने सोचा किसी ने फायर कर दिया, तो उन्होंने पूछा किसने फायर किया, तो वो यहाँ देखा आसपास किसी ने नहीं किया। खैर वो बात उस टाइम पे तो नीचे चली गई। तो वो फिर खैर सुच्चा सिंह जख्मी हो गए और उनको उठाकर हॉस्पिटल भेजा गया। उसके बाद सेलिब्रेशन हुए। तो मतलब आखिरकार ऐसा किस्सा कभी हुआ ही नहीं था इतिहास में, भारतीय सेना के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में ऐसा किस्सा कोई नहीं है। तो फिर मेरे पिताजी और ब्रिगेडियर डैनी मिश्रा मिलने गए सुच्चा सिंह को हॉस्पिटल में, और सुच्चा सिंह को हॉस्पिटल में मिलने गए तो वो उन्होंने उनको पूछा, ब्रिगेडियर दरगालकर ने, वो थोड़े से मतलब एंग्लिसाइज्ड टाइप के हिंदी बोलते थे। तो शेर का शिकार सुच्चा तुमने किया, तो आदत पड़ी हुई तुम के टाइम की। उसने कहा, पंजाबी में कहा, उसने जवाब दिया, मैंने इसका अंग्रेजी में तर्जुमा कर आप पंजाबी में ही बोल दीजिए। हाँ, उसने कहा कि साहब असली बेनट था मैं मारिया सीगा, फिर तेरे मेरे वर्गिया ने होर मेरे बड़े मारे। कहना ते मैं सुनिया कि भी वो मचान करनी हो एक राइफल भी फायर होगी, जज के हुक्म से राइफल नहीं फायर होगी, वो टू दैट इफेक्ट। मतलब उसने कहा कि असली तो मैंने ही मारा। उसके बाद कहता तेरे मेरे वर्गिया पीपल लाइक यू एंड अदर्स आल्सो गॉट इट एट वन वेपन आल्सो फायर। So anyway, such was the repartee of the soldiers those days, and on the spot he was given his first promotion. He was made a lance naik, Sucha Singh. And then now the bayonet, my father said, okay, please keep this. Bayonet had got slightly bent, very unusual. Normally, as I mentioned, bayonets don't get bent. But since it had got bent, my father said, we must keep it as a souvenir, and we must put it up in the mess. But somehow the quartermaster, is an officer generally, so in his enthusiasm, he sent it back to the ordnance to be replaced. So then, of course, my father found out to his chagrin, so उन्होंने कहा कि भाई वो वापस मंगाया जाए, वो वापस आ गया। वो बेनेट थोड़ा इस तरह ऐसे है, और वो आज भी ससुरा सिख के अंदर बेनेट वो एक ग्लास केस में रखा हुआ है, और ये शेरनी की खाल आज भी उनके मेस में लगी हुई है। और उन दिनों की जो टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह की कवरेज थी वो उनके मेस में पूरी लगी हुई है। और मुझे याद है कि एक्सरसाइज के बाद जो यूनिट्स होती थी वो एक्सरसाइज कैंप से मार्च करके आती थी। तो वो यूनिट मार्च करके आई और पटियाला के कंटोनमेंट के अंदर, हमारा घर मॉल रोड के पास था, तो हम भी अपने मतलब छोटे बच्चे थे, हम बाहर से निकलकर हम भी रोड पर आ गए। तो क्योंकि मेरे फादर कमांडिंग ऑफिसर थे, तो जीप आगे आगे चल रही थी, बाकी पूरी पलटन पीछे मार्च करती हुई आ रही थी, शिवपुरी से आ रही थी मार्च करती, और उसके बोनट के ऊपर पड़ी थी टाइगर्स। वो क्योंकि मैंने वो उस टाइम पे जब ये लेख लिखा था पिक्चर फोटो में नहीं डाली थी, तो अब हम उसमें, क्योंकि ओरिजिनल लेख है तो उसमें फोटो में नहीं डालना चाहते, लेकिन मेरे पास फोटो है कि वो टाइगर्स जो है जीप के बोनट के ऊपर पड़ी हुई है। और दूसरे फोटो भी हैं जब उसका जहाँ पे एक्चुअल इंसिडेंट उसका शिकार हुआ था, तो वो मैंने खुद अपनी आंखों से उस टाइगर्स को देखा है मॉल रोड पर आगरा में, जो आजकल उसका नाम है पृथ्वीराज रोड, मेरे ख्याल उसका नाम बदली हो गया है जी। तो मैं कहूंगा कि इतिहास का एक बहुत ही यूनिक ये किस्सा है। तो और ये दर्शाता है कि अगर जवानों की जवान तंदुरुस्त हैं, फिजिकली फिट हैं, और लीडरशिप अच्छी है, और एक तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब स्काई इज द लिमिट। और ये एक बात को और दर्शाता है कि ये मैंने एक जगह और भी लिखा है किताब के अंदर कि जवान जो हैं, हम आमतौर पे कहते हैं कि वो देश के लिए शहीद हो गए वगैरह, देश का जज्बा, पैट्रियोटिज्म का जज्बा जो है वो एक बैकड्रॉप होता है, जो मेरे ख्याल में हर भारतवासी के अंदर शामिल है। लेकिन ये मेन मोटिवेटर नहीं है लड़ाई का। जो मेन मोटिवेटर होता है, ये एक बैकड्रॉप है
मोटिवेशन है, बैकड्रॉप है। जो असली मोटिवेशन होती है वो होती है यूनिट कोहेजन, कि यानी कोई भी सैनिक जो होता है, क्योंकि वो एक टीम के अंदर रहता है, एक फैमिली के अंदर रहता है, वो नहीं चाहता कि मैं दूसरों के सामने कमजोर दिखाई दूं, या मैं आई लुक लाइक ए कावर्ड इन फ्रंट ऑफ माय कॉमरेड्स, या मैं अपने साथियों को लेट डाउन नहीं कर सकता। तो वो ये जज्बा है, तो यही जज्बा बहादुरी के लिए प्रेरणा देता है, और यही सेना में लड़ने के लिए प्रेरणा देता है। और जो हमारा रेजिमेंटल सिस्टम है, जिसके अंदर हम सब लोग मतलब बहुत एक साथ रहते हैं, जवान एक ही यूनिट के अंदर 20-20 साल 25-25 साल रहते हैं, तो ये एक कोहेजन होती है। और मतलब आप सोचिए कि अगर किसी यूनिट को कहा जाए कि हमने शेर मारना है मिनट के साथ, तो क्योंकि यूनिट की कोहेजन थी, तो एक भी आदमी पीछे नहीं हटा, उसने सबने कहा भी हाँ बिल्कुल मारेंगे। तो ये मतलब मैंने कहा कि ये भी बात साथ में जोड़ दूं कि ये एक प्रेरणा होती है, यूनिट कोहेजन जो है ये सबसे बड़ा मोटिवेटर है। जनरल पराग, जब आप वो जिसको हम लोग शिकार की भाषा में हांका लगाना कहते हैं, कि शिकार करने के लिए, शोर करने के लिए, तब आपने वॉर क्राई का जिक्र किया, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। और मुझे एकदम से ध्यान आ गया कि जो 48 की लड़ाई चल रही थी और वो एक जेसीओ भाग आया कि साहब बहुत लोगों ने हमला कर दिया, और वो रीइंफोर्समेंट जा रहा था, और वहां पे भी उन्होंने जस्ट टू चेक कि ये पंजाबी क्यों गाली दे रहे हैं। प्लीज वो किस्सा सुनाइए, क्योंकि वो दिलचस्प भी है और इस बहाने दर्शकों को ये भी पता चलेगा कि 47 के आखिरी में और 48 में इंडियन आर्मी ने कितनी मुश्किल लड़ाई लड़ी। जी, ये किस्सा मई जून जुलाई 48 का है, जबकि जो फर्स्ट पटियाला थी, या जो आजकल पर उसको 15 पंजाब बोलते हैं, तो मेरे पिताजी उसके अंदर सेकंड इन कमांड थे, और उसकी 2 कंपनियां जुजैला पास के आगे थी गुमरी इलाके में, और 2 कंपनियां बालताल पीछे, जो यहाँ पर सोनामर्ग के यहाँ से रास्ता जाता है अपना अमरनाथ, तो वो वहां पर थी। तो थोड़ा सा सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आप व्यूअर्स को कंटेक्स्ट दे सकें, हाउ इम्पोर्टेंट वाज टू कवर प्रोटेक्ट दैट स्ट्रेच, व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस, थोड़ा सा वो बता सकें आप प्लीज। सबसे पहले जो मतलब जब वैली के अंदर जब ऑपरेशन शुरू हुए, तो सबसे पहले तो चारों तरफ से मतलब जो घुसपैठिए जो उन दिनों के इन्फिल्ट्रेटर्स थे या कबायली जो थे वो आ रहे थे, तो सबसे पहले तो जरूरी था कि हम श्रीनगर की एयरफील्ड को बचाएं। और फिर जो कि वहां पे फर्स्ट सिख जो वहां पर थी, बाद में कुमाऊं की बटालियंस भी आई और दूसरी पलटनें भी आई, उन्होंने बहुत मतलब कहूंगा कि एक जोखिम की लड़ाई लड़कर, जिसमें फर्स्ट सिख के जो सीओ कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल राय, वो शहीद हो गए मतलब पहले ही दिन। मैं ये बात मैं बताना चाहता था इसलिए कि क्योंकि हमारे कमांडिंग ऑफिसर जो है हमेशा लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, और ये बहुत आला दर्जे के अफसर थे, और लोग कहा करते थे कि जो कर्नल राय हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मटीरियल है, मतलब इस हद तक उनकी मतलब शोहरत थी, और वो बिल्कुल लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे थे, और वो पहले ही दिन शहीद हो गए। लेकिन हमने कबायलियों को जो बारामूला से श्रीनगर की सड़क आती है उसके ऊपर रोक दिया। क्या नाम उसका जगह है जहां पर होकासर, और जहां पर मतलब शालातंग है, और जहां पे झीलें हैं बहुत सारे। तो उसके बाद फिर श्रीनगर से चारों तरफ जो है सेना ने बढ़कर पूरे पहले तो वैली के ऊपर कब्जा किया। अब जब वैली पर कब्जा हो गया, तो फिर जो एडजॉइनिंग वैली थी, जैसे तंगधार की तरफ, उस तरफ बढ़त शुरू हुई। और लेकिन जो इलाका जो जुजैला पास के उस पार था, जो कि लद्दाख का और बल्टिस्तान का इलाका था, अब बल्टिस्तान क्योंकि वहां पर एक हमारे टुकड़ियां थी जो गिलगिट में के अंदर और स्कर्दू के अंदर, उनको तो घेरा पड़ चुका था। और फिर जो ये जो थे वहां पर अपने गिलगिट स्काउट्स, और वो लोकल होते थे, उन्होंने मतलब रिबेलियन किया था ज्यादा उधर गिलगिट के अंदर। तो उन्होंने फिर 3 कॉलम बनाकर वो इस इलाके पर कब्जा करने के लिए आ गए,
एक कॉलम तो उनका वैली में भी आया, लेकिन दो कॉलम जो है वो कारगिल की तरफ गए और जुला पास की तरफ आए, ताकि ये फिर इसको कट ऑफ कर दें और लद्दाख तक का पूरा इलाका भी अपने कब्जे में कर ले। तो दो बातें हुई, एक तो कि फर्स्ट पटियाला ट्रुप्स की बहुत कमी थी, क्योंकि इंडिया के अंदर पार्टीशन भी चल रही थी, तो फर्स्ट पटियाला को कहा गया कि आप पहले तो जिला पास को सिक्योर करें। तो जिला पास के ऊपर तो अभी पहुंचे नहीं थे, तो मेरे फादर ने 2 कंपनियां लेकर, जो उसके मतलब कमांडर बनाए गए, उन्होंने जाकर उस इलाके को सिक्योर किया और उधर जो है अपना गुमरी इलाके को, हाइट्स को मतलब सिक्योर कर, और ताकि दुश्मन इधर ना आ सके। इतने में कारगिल कैप्चर हो चुका था और दुश्मन जो है लेह की तरफ बढ़ रहा था। लेह के अंदर उस टाइम पे हमारे एक ग्रुप कैप्टन मेहर सिंह होते थे, बाद में एयर कमांडर बने। उन्होंने पहला हवाई जहाज वहां लैंड किया, और एक मिस्टर नोरबू थे, उन्होंने वहां का एयरफील्ड, मेकशिफ्ट एयरफील्ड बनाया गया, और वो एयरक्राफ्ट के साथ ट्रुप्स को वहां लैंड किया गया। कुछ ट्रुप्स रोहतांग पास की तरफ से बाय रोड आए, तो लेह के अंदर भी गैरिजन पहुंच गया, लेह के ऊपर भी कब्जा नहीं हुआ। अब लड़ाई जो है वो बीच में चल रही थी। एक तरफ वो चाहता था कि दुजला पास का ऊपर कब्जा हो जाए, ताकि ये सब कहानी बंद हो जाए, यहाँ पे कोई इमदाद लेह की तरफ न जाए, और दूसरी तरफ उन्होंने लेह को भी घेर लिया। तो यहाँ ये लड़ाई चल रही थी, काफी मतलब जोखिम की लड़ाई थी, क्योंकि ट्रुप्स की बहुत कमी थी और ये कंपनियां बहुत स्ट्रेच्ड आउट थी। और गिलगित स्काउट्स जो हैं वो इलाके के माहिर थे, लोकल थे, और उनको काफी इस बात की बहुत अच्छी जानकारी थी, मतलब ट्रेन वगैरह सबकी। तो वो आइसोलेटेड पोस्ट थे। तो ऐसा ही एक पोस्ट था कि जिसके ऊपर मतलब एक सूबेदार थे, वो उसके इंचार्ज थे, और तो उन्होंने मैसेज भेजा मेरे पिताजी को कि रेडियो मैसेज आया था। हाँ मेजर साहब, हमारी तरफ से हमारी आखिरी सत श्री अकाल। तो मेरे पिताजी ने कहा क्या हो गया भाई, आखिरी सत श्री अकाल क्यों बोल रहे हो? इसलिए साहब कि दुश्मन चारों तरफ से आ गया है, लड़ाई बुरी तरह से चल रही है और हमारे बचने का कोई अंदेशा नहीं है, और मतलब हमारी तरफ से हमारी आखिरी सत श्री अकाल, वी आर गुड बाय, आर लास्ट सत श्री अकाल। तो मेरे पिताजी ने कहा तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। तो उन्होंने रेनफोर्समेंट इकट्ठे किए और उस तरफ चढ़ना शुरू कर दिया, ऊपर था वो। तो जैसे वो आधे रास्ते में पहुंचे, आधे से ज्यादा, तो उन्होंने देखा कि वो जेसीओ उनको मिला। तो उन्होंने पूछा भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहता बाकी तो सब मारे गए हैं, बस मैं 1-2 आदमी ये बच के आए। और एनीवे मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, हम वापस चलेंगे, उसको दोबारा हमला करते हैं, उसको पकड़ेंगे। तो वो जैसे ऊपर पहुंचे तो उधर तो इन्होंने भी मतलब वॉर क्राई देने शुरू किए, और उधर से भी वॉर क्राई की आवाज आई। तो मेरे पिताजी समझ गए कि हमारे जवान अभी ऊपर है। तो जब वहां पहुंचे, अब ये जेसीओ थोड़ा कमजोर था, मतलब ये थोड़ा डर गया, और इसने जो इसके साथ आसपास थे लोग, उनके साथ लेकर इसने विड्रॉल शुरू कर दिया। ऐसा हो जाता है अक्सर, मतलब हर एक तरफ के होते हैं। लेकिन एक सेक्शन था, उसमें नए जवान थे और वो वहीं डटे रहे, उनको पता ही नहीं था। तो जैसे ही दुश्मन आया, उन्होंने उनका मुकाबला किया, तकरीबन सभी थोड़े बहुत जख्मी भी हो गए थे। तो जब अब बात यह थी कि किसको जो है, इनमें से कौन सबसे बहादुर था, तो मेरे पिताजी ने उनसे पूछा कि हाँ भाई, तो अब बताओ, तुसी लोग बैठे तो रहे, पर तुसी सबसे बहादुर कौन था? तो वो दे नेम्ड वन जवान, दे सेड इट वाज हिम, और ये थे। तो कहते क्या किया इसने? कहता जी सबसे जरूरी बात यह थी कि इन्होंने खड़े होकर दुश्मन को खूब गालियां निकाली, और बस फिर दुश्मन ऊपर आया ही नहीं फिर उसके बाद। तो इट इज अ फैक्ट ऑफ हिस्ट्री कि दिस जवान वाज अवॉर्डेड वीर चक्र, एंड सो दिस अगेन इज दैट, एंड दे वर द यंगेस्ट, बिल्कुल नए रिक्रूट आए हुए थे। लेकिन जिसे मैं कहता हूं कि और एक जेसीओ था जो तजुर्बेकार था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया हुआ था उसने, वो डर के मारे उठ खड़ा हुआ, लेकिन ये जवान वहां डटे रहे
तो ये एक मैंने खास तौर पर इस एपिसोड को उसके अंदर बताया था। आपने सीओ कर्नल रॉय का जिक्र किया और मुझे एक दूसरे सीओ याद आ गए जिन्होंने मुश्किल वक्त में अपनी जैकेट निकाल के फेंकी और चढ़ाई करनी शुरू कर दी और फिर 300 के 300 जवान और ऑफिसर उनके पीछे चल गए और वो शहीद हुए। और वो बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई थी भारत के नजरिए से। और आपके जो जिस तरह से आपने लिखा है कि भाई उन्होंने जाके पूछा फिर पाकिस्तानियों से बाद में, जब वो निशानेबाजी कर रहे थे कि अरे हुआ क्या था राजा पोस्ट पे, एंड देन दे एक्सप्लेन दैट थिंग। वो बहुत कमाल की कहानी है सर। वो इसलिए बताइए क्योंकि जैसे अभी पिछले दिनों एक वाकया हुआ था जिसमें हमें राष्ट्रीय राइफल्स के एक सीईओ के बारे में पता चला कि ऑपरेशन के दौरान वो शहीद हुए। कि ऐसा नहीं कि जवान भी लड़ते हैं लेकिन ऑफिसर्स भी बिल्कुल फ्रंट पर होते हैं, चाहे वो ऑपरेशन विजय रहा हो, 71 का वॉर रहा हो। तो क्या हालात होते हैं और लीडरशिप का इंस्पायर करना क्यों जरूरी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाह रहा था कि आप वो चीज बता दें। तो बहुत अच्छा आपने लिंक इसका किया इनके साथ। ऐसे है कि जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो एक 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 यूनिक उसकी पोजीशन होती है कमांडिंग ऑफिसर की। तो सब कमांडिंग ऑफिसर की तरफ देखते हैं। वो एक रोल मॉडल होता है, वो एक उदाहरण होता है, एक फादर फिगर होता है। और चाहे उम्र में इतना बड़ा ना हो, क्योंकि जबकि ये जिस टाइम की ये वारदातें हैं उस टाइम पे कमांडिंग ऑफिसर बिटवीन 35 एंड 40 होते थे, क्योंकि 14-15 साल की सर्विस में लोग कर्नल सीओ बन जाते थे। लेकिन फिर भी उनको फादर फिगर किया जाता था और अंग्रेजी में कहावत होती थी कि ओल्ड मैन हैज कम, उनको ऐसे बोला जाता था। तो कर्नल NN खन्ना कमांड कर रहे थे सेकंड सिख की। सेकंड सिख जो है सिख रेजिमेंट की बहुत ही मतलब पुरानी पलटन है, जो जिसकी रेजिंग 1846 में हुई थी। ये रेमिनेंट्स ऑफ महाराजा रणजीत सिंह की जो फौज थी, तो इनको लुधियाना से क्यों बोलते थे, क्योंकि लुधियाने के इलाके थे ये सब लोग। अच्छा। तो उसके बाद सेकंड सिख ने बहुत नाम कमाया अपना। उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, चाइना में भी रहे, मतलब जब बॉक्सर रिबेलियन हुआ था। और लेकिन जब 62 की लड़ाई हुई तो उस टाइम पे सेकंड सिख जो थी वो यूएन ड्यूटी पर थी। तो वो सेकंड सिख को, और 47-48 में भी किसी कारणवश कि वो ज्यादातर उनको ऑपरेशन में जाने का हिस्सा नहीं मिला। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सेकंड सिख ऑपरेशन में नहीं गई थी। और तो इस बात का मतलब दूसरी पलटनें जो थी, जैसे मेरी पलटन थी फोर्थ सिख और फर्स्ट सिख, वो सेकंड सिख की जो जब मिलते थे तो उनके साथ काफी मजाक करते थे कि क्या हुआ कि आप तो लेफ्ट आउट ऑफ बैटल भी, LOB बोलते, LOB थे आप लोग, कहाँ थे, हम उनके अफसरों को बोलते थे। तो खैर, तो उनको जो है 65 की लड़ाई में मौका मिला। जो 15 कोर कमांडर थे वो थे जनरल कश्मीर चंद कटोच, वो पुराने सिख रेजिमेंट के। वो पहले सेकंड सिख जो थी वो जम्मू के इलाके में कहीं ऑपरेशन कर रही थी, तो उनको वहां से कहा गया भी इनको जो है उधर आप भेजिए पुंछ में, क्योंकि दुश्मन का पोस्ट था राजा पोस्ट, उसके ऊपर कब्जा करें। तो सेकंड सिख वहां पहुंच गई। रास्ते में इन्फिल्ट्रेटर्स आए हुए थे 65 में, तो फायरिंग वायरिंग हुई, लेकिन सेकंड सिख वहां पहुंच गई। और वो कर्नल खन्ना ने पूरी पलटन को कहा कि हमें मौका मिल रहा है बहुत देर के बाद, 20 साल के बाद, 45 के बाद हम ऑपरेशन में नहीं गए, और अब हमें जो है ये बिल्कुल कामयाबी हासिल करनी है। तो पहले दिन जब हमला होना था तो वो कुछ 2 हमले होने थे, एक राजा पोस्ट आगे था, रानी पोस्ट पीछे था जी। तो कुछ लेट हो गए, जो रानी पोस्ट वाली कॉलम थी, तो वो हमला कैंसिल हो गया और वापस असेंबली एरिया में नीचे आ गए। तो फिर ब्रिगेड कमांडर जो थे वो काफी मतलब इस बात से नाखुश थे और प्रेशर बहुत था कि हमें जल्दी कुछ करना चाहिए। तो कौन कर लेगा राजा पोस्ट, एक बातचीत हुई। तो कर्नल खन्ना ने बड़े मतलब स्मॉल टर्स वर्ड्स में कहा कि
डोंट वरी सर, सेकंड सिक विल गिव यू राजा। सेकंड सिक जो है वो राजा पोस्ट कैप्चर करेगी। और फिर समय आ गया और हमले के लिए दोनों पलटनी चल पड़ी। मेरे ख्याल में 3 डोगरा थी जो रानी की तरफ जा रही थी और इधर से तो कुछ लेट हो गए। और जब हमला शुरू हुआ तो मतलब क्या बोलते हैं जिसे हम कहते डॉन था, सूर्य ऊपर आने से पहले जो समय होता है, तो डे लाइट होने का चांस था। पहले तो उनको एक असमंजस था कि क्या हमले को डिले कर दिया जाए या हम हमला जारी रखें। तो उन्होंने कहा जारी रखेंगे, डिले नहीं करेंगे और या अगले दिन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर दिन है तो कोई बात नहीं, सेकंड सिक कब आगे ही जाएगी। तो उन्होंने मतलब जैसे आगे बढ़ना शुरू हुआ तो फायर बहुत जबरदस्त आ रहा था, 3 डायरेक्शन से हमला हो रहा था। तो पूरी यूनिट पिन डाउन हो गई। मतलब कोई पोस्ट के 600-700 गज नीचे पिन डाउन हो गई और कोई उठ नहीं रहा था। तो अब कल खन्ना के मन में फिर वही बात आई कि क्या किया जाए। अभी दिन न दिन ऊपर आ गया है और सूरज ऊपर आ गया है, और क्या आगे जाएं या वापस हो जाएं आज और फिर कल रात दोबारा हमला करें। खैर जो भी उनके मन में आया उन्होंने एक फैसला किया। वो पहले हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे और उनके पास एक जर्सी होती थी, वो थोड़ी व्हाइट कलर की होती थी, व्हाइट और ग्रीन मिक्स होता था। उन्होंने वो जर्सी निकाली अपनी और एक छोटे पत्थर के ऊपर खड़े हो गए और उन्होंने उसको ऐसे घुमाना शुरू किया जर्सी को, ताकि सब देख सकें जो जवान थे। और साथ ही साथ उन्होंने यूनिट का जो बैटल क्राई है, जो बोले सोनिहाल, वो बोला। तो फिर वो आगे चल पड़े। बाकी फायर बहुत जबरदस्त था, लेकिन जैसे ही वो आगे चले तो साथ वाले जवान उठ खड़े हुए और फिर और साथ वाले। तो तकरीबन पूरी पलटन जो थी 300-350 फ्रंट लाइन के अंदर, वो सबके सब आगे बढ़ लिए और फिर दुश्मन के साथ फायर और मूव से क्लोज अप करने लगे। और कर्नल खन्ना खुद माइनफील्ड के अंदर गए और उनको फिर एक पहले एक स्प्लिंटर लगा तो उन्होंने उसकी परवाह न करते हुए फिर आगे बढ़ते गए और फिर उनको एक एमएमजी का बर्स्ट लगा और वो जख्मी हो गए। लेकिन जो जज्बा उन्होंने पलटन में भर दिया था, उसके बाद कोई किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मतलब फिर पोस्ट के ऊपर कब्जा हो गया दिन दहाड़े, जो कि आमतौर पर दिन के समय पे मतलब इन्फेंट्री अटैक नहीं करती, खासतौर पर पहाड़ों में जब दुश्मन ऊपर होता है। तो मैं कहूंगा कि जो ये उदाहरण था कि जब व्हेन चिप्स वर डाउन तो सब लोग देखते हैं अपने लीडर की तरफ, और जनरल कर्नल खन्ना ने लीडरशिप का वो उदाहरण दिया जो कि हमारे सेना के इतिहास में और बार भी हुआ है। ऐसे लीडरशिप उदाहरण और भी हैं, लेकिन ये कि भी एक अटैक जो नाकामयाब होने वाला था उसको कामयाब कर दिखाया, खुद लीड बाय एग्जांपल किया। ये मतलब होता है कि लीडिंग बाय एग्जांपल, मैंने उसके बारे में लेख भी लिखा है पूरा इस किताब के अंदर कि लीडिंग बाय एग्जांपल क्या होता है। तो ये मतलब है लीडिंग बाय एग्जांपल का। ये नहीं है कि आपने खुद लड़ना है, लेकिन लड़ेंगे जवान, लेकिन वो सब आपकी तरफ देख रहे हैं कि अब आप क्या आपका इस संगीन मौके पर आप क्या करने वाले हैं। तो ये होता है। तो उन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया और ये कहा गया है उसके बाद मतलब एक किया गया भी, राजा लिता राजा देता। पलटन का जो सीओ होता है उसको बोलते हैं टाइगर राजा, पलटन का राजा होता है टाइगर। जैसे हम टाइगर जंगल का राजा है तो टाइगर बोलते हैं जो रेडियो के ऊपर बोलते हैं। तो राजा लिता राजा देता मतलब वी टुक द राजा पोस्ट बट वी हैड टू गिव आवर लायन, आवर टाइगर, the sacrifice of our tiger. I think this is one of the most outstanding examples of leadership that you find anywhere in the world. सर आप जब मुझे ये सब बता रहे थे और मतलब सीईओ ने जब कहा अपने सीनियर ऑफिसर को कि
राजा पोस्ट आपको सेकंड सिक देगा। तो मुझे किताब के ही हवाले से अ मैसेज टू गार्सिया वो याद आ गया। तो ये मैसेज टू गार्सिया क्या है, उसकी स्पिरिट क्या है, और क्यों जनरल पनाग जिन्होंने लगभग 6.5 लाख ट्रूप्स को कमांड किया है अलग अलग कैपेसिटी में, कोर में, नॉर्दर्न कमांड में, क्यों उसका ट्रांसलेशन सबको बंटवाना, वो अ मैसेज टू गार्सिया क्या है? मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने जा रहा था, मैं 16 साल का था, और मैं 65, 66, 64 दिसंबर 64 दिसंबर, तो हमारी ज्वाइनिंग पे 1 जनवरी 65 में थी, तो मैं 1-2 दिन मतलब पहले जा रहा था, दो ट्रेन की जर्नी कोई लगते थे। तो वो तो मेरे पिताजी ने मुझे एक टाइप रिटन छोटी सी एक किताब दी, 5-6 पेज थे, और कहा कि इसको पढ़ लो और इसको याद रखना जी। तो मैंने उनको ये मिली थी जब वो आईएमए के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे 1940-41 में, उनको वहां ये दी गई थी किताब। तो मैंने उस टाइम पर मैं फ्रंटियर मेल से सफर कर रहा था, और मैंने बैठकर ये पढ़ लिया, और तकरीबन आधे पौने घंटे के अंदर मैंने पूरी कहानी पढ़ ली। और तो पहली बार मेरे को इतनी ज्यादा उसकी महत्ता समझ नहीं आई। फिर जैसे मैं एकेडमी के अंदर था, मैंने उसको बार बार पढ़ा, और मेरे को वो कहानी मुंह जुबानी याद। कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि अमेरिका और स्पेन की लड़ाई चल रही थी, मेरे ख्याल में 1897 की बात है, और वो तो अमेरिका जो है वो क्यूबा के अंदर जो रेबल्स लड़ रहे थे स्पेन के खिलाफ, उनकी मदद कर रही थी। गार्सिया थे उनके नाम, जनरल गार्सिया, जो रेबल जनरल थे, और जिनकी अमेरिका मदद कर रही थी ताकि उनको मतलब स्पेन को वहां से खदेड़ा जाए क्यूबा से। तो एक बात थी कि गार्सिया को मैसेज भेजना है, और प्रेसिडेंट मैकिनले थे, तो उन्होंने कि कैसे ये मैसेज भेजा जाए, और तो कौन देगा ये मैसेज? जो उनके जो इंटेलिजेंस ब्रांच के आदमी थे, वो कहते हैं कि लेफ्टिनेंट रोन, ROWAN, रोन जो है, ये मैसेज लेकर जाए। तो लेफ्टिनेंट रोन को बुलाया गया, और उनको कहा गया, डिलीवर दिस मैसेज टू गार्सिया, मतलब ये मैसेज ले जाकर आप गार्सिया को दे दें। तो रोन की एक मतलब काफी एक काबिलियत गिनी जाती थी, इसीलिए उसको बुलाया गया, क्योंकि जो कर्नल थे, जो उनके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हेड थे, तो रोन ने कोई सवाल नहीं पूछा। उसने कोई सवाल नहीं पूछा कि गार्सिया कौन है, कहाँ है, क्या करना है, किधर क्या करना है। उसने सब कुछ अपने आप पता किया कि गार्सिया क्यूबा जंगल के अंदर है, और उसने पहले घोड़े के ऊपर, फिर किश्ती के अंदर, फिर वो जंगल में पहुंचा, और वहां जाकर उसने मैसेज गार्सिया को पकड़ा दिया। तो ये जो ऐसे था, ये फिलिस्तीन मैगजीन में लिखा गया, और ये एक हबर्ड नाम के मतलब लेखक थे, उन्होंने ये ऐसे लिखा। तो ये दर्शाता था कि कैसे आदमी की जरूरत है किसी भी जगह के ऊपर, जो कि काबिल हो, जो कि इनिशिएटिव लेता हो, पहल करता हो, और जो कि आदेश मिलने के बाद अपने आप तजवीज बनाता हो, और तजवीज बनाकर एक बहुत मोटिवेटेड और एक डिटर्मिन्ड तरीके के साथ उसको अमल में लाता। तो ये जरूरत, चाहे आप इंडस्ट्री लीजिए, चाहे आप अपने स्टाफ को लीजिए, चाहे आप सेना को लीजिए, तो ये जरूरत सबको होती है, और खास तौर में सेनाओं में। तो जब ये ऐसे इतना पॉपुलर हो गया कि इसकी मतलब दुनिया का सबसे मोस्ट वेल रेड ऐसे है मैसेज टू गार्सिया। आज भी किसी को मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा, सब जितने भी सुन रहे हैं इस बात को या सुनेंगे पर देखेंगे,
कि आप नेट पर जाकर मैसेज टू गार्सिया नाम का ऐसे जरूर पढ़ें, और ये आपकी जिंदगी बदल देगा। तो फिर ये ऐसे को जो है रशिया के अंदर रेल रोड वर्कर्स उन्होंने ले लिया, वहां पर उसकी रशियन ट्रांसलेशन हो गई। फिर ये जो था कि जब रशिया और जापान का युद्ध हुआ 1904 में, 1903 में, तो वो जापानियों को ये रशिया के उनकी जेबों में मिला, जो सब इसको कैरी कर रहे थे, तो उन्होंने इसको फिर जापान के अंदर इसको लागू किया गया। आहिस्ता आहिस्ता इसकी बार बार रीप्रिंट, मतलब कोई हिसाब ही नहीं है भी कितना इसके बारे में लिखा गया। तो ये एक लीडरशिप का एक नमूना था कि सबसे जरूरी बात जो होती है लीडरशिप के लिए वो है इनिशिएटिव, कि जो आदमी पहल करता है एक्शन लेने में, कि सेल्फ एक्चुअलाइज, अपने आप इनिशिएटिव लेना, ऑर्डर्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं, लोग कहते हैं कि सेना के अंदर ऑर्डर होते हैं, आपको रोकते हैं, लेकिन जो मेरा 40 साल का तजुर्बा है, मैंने आज तक कभी किसी से ऑर्डर नहीं मांगे, और ना ही मुझे किसी ने विस्तार में ऑर्डर दिए। मैं खुद फैसला करता था कि अपना टास्क देकर मेरे ये टास्क है, और शुरू से ही उसकी वजह मैसेज टू गार्सिया कि मेरे ये टास्क है, मेरी ये मिशन है, और मेरे को ये टास्क करनी है। उसके बाद मैं उसको अपने आप तजवीज बनाकर उस काम में लग जाता। तो जैसे जैसे मैं ये ऐसे पढ़ता गया, तो वैसे वैसे इसने मुझे बहुत, मतलब मेरे ऊपर बहुत प्रभाव छोड़ा। और फिर मैं जहां भी रहा सेना के अंदर, मैंने इसको लागू करने की पूरी, मतलब प्लान बनाता था सबको। मैं इसके ऐसे के इसको मैंने खुद अपने हाथ से इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया। और फिर जब मैं सीनियर अफसर बन गया, मेरा इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा हो गया, तो यूनिट के अंदर ब्रिगेड, डिवीजन, कोर में मेरे नीचे 70-75 हजार आदमी थे। फिर नदन कमान में 3,70,000, फिर सेंट्रल कमान में 2-2.5 लाख। और तो हर जगह के ऊपर मैंने ये कहानी खास तौर पर सबको सुनाई, खुद अपनी जुबानी जहां जहां मौका मिलता था, फिर थ्रू बाय ऑर्डर्स। और मैंने जवानों को मैसेज टू गार्सिया हिंदी में तर्जुमा करके उनको अपनी जेब में डालने के लिए, और इसका इस हद तक वो बात हुई कि हर जवानों में एक जज्बा आ गया कि भाई, तो कोई भी बात होती थी तो अगर कोई कहता था कि इफ एंड बट का सवाल ही पैदा, मतलब सवाल जो बीच में आना हट गया, कि वो कह रहा मिशन, हमें मिशन दीजिए, हमें अगला काम करना है। सिर्फ इतना था कि रोहन जो था, ROWAN, उसकी करप्शन होकर रोहन बन गया वो। और मेरे लिए ये बहुत ही कामयाब जो एक लीडरशिप का लेसन रहा, और मैं अपने लेट फादर को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे शुरू में ही ये मेरे हाथ में पकड़ा दिया। एंड मेरे लिए, मैंने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना कभी ऑर्डर मांगे और ना ही किसी ने मुझे ऑर्डर दिए, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उससे मिलने से पहले ही काम, मिशन पूरा खत्म हो जाता। जनरल पराग, आपने अपनी किताब में लीडरशिप के 2 पैटर्न का जिक्र किया है। इसी कमांड के रेफरेंस में याद आया, एक है कि जो इस स्पिरिट में लगता है कि ऊपर से बता दिया गया टास्क क्या है और फिर एक ऑटोनॉमी दी गई कि आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हो। और दूसरा तरीका है जिसमें आप एक एक स्टेप को फिक्स करते हो, और आप बहुत ही स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं कि इंडियन आर्मी को इस मेथड की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, और हो भी रही है रेगुलरली। थोड़ा सा आप एलाबोरेट करें इसको प्लीज। यही ये जो डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड है, जर्मनी में इसका, ये जर्मन फौज इसका बहुत, मतलब इस्तेमाल करती है, डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड। और ये औपराग ताक्तिक बोलते हैं उसको। तो उनके ऑर्डर्स बहुत छोटे होते हैं, जबकि जो अंग्रेज लोग हैं जो थे, यहाँ पर सब बातें डिटेल में बताई जाती हैं। और खास तौर में हमारी हिंदुस्तान के अंदर उनका ये था तजुर्बा, ये उनका मतलब एक स्टाइल था कि ये लोग, हिंदुस्तानी लोग जो हैं, ये अनपढ़ हैं, बेवकूफ हैं, इनको ज्यादा कुछ आता नहीं है, इनको सब चीज विस्तार में बताई जाए, और सब कुछ विस्तार में बताया जाए,
ताकि ये अब उसके मुताबिक काम करे। और तो उस टाइम पे जो पुराने काम की लड़ाइयां होती थी, सब लाइन बना के चलते थे और मतलब बहुत सारी कैजुअलिटीज होती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जमाना, उससे पहले भी। तो ये विस्तार के जो ऑर्डर हैं, ये खास तौर पे हमारी सेना में, और सेनाओं में भी ऐसे थे, लेकिन हिंदुस्तान की सेना में बहुत प्रचलित थे। और इसमें क्या होता है कि अगर ऑर्डर नहीं मिलते तो सब जवान और ओहदेदार, सब जूनियर ऑफिसर भी सोच में पड़ जाते हैं और फिर रुक जाते हैं। और दूसरा है कि क्योंकि जो सेना की ट्रेनिंग है यूनिफॉर्म की, वो सबको मतलब एकजुट करना चाहती है, बराबर करना चाहती है। यूनिफॉर्म जिसे हम बोलते हैं मिलिट्री एकेडमी के अंदर, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के अंदर, तो जो हमारे अंदर इनिशिएटिव होता है, जो मतलब पहल करने की जो भावना होती है शुरू से, उसको हम दबा देते हैं। क्योंकि डिसिप्लिन चाहिए, तो ये पहल करने की भावना को दबा देते हैं। लेकिन जब हम अमल करने पर आते हैं, लड़ाई की तरफ देखते हैं, तो और यूनिट फंक्शनिंग देखते हैं, तो फिर हम रियलाइज करते हैं एट ए लेटर डेट कि ये तो पहल करना जो है, ये इनिशिएटिव लेना, ये तो निहायत ही जरूरी है। नहीं तो फिर जो जूनियर लेवल के ऊपर काम रुक जाएगा, लड़ाई में वो पीछे मुड़कर देखेंगे। एवरीबडी वेटिंग फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम समबडी। तो फिर ये एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि एक तरफ हम उनका डिसिप्लिन की वजह से हुक्म मानने के लिए मजबूर करते हैं कि आप हर हुक्म को ऐसे करना है, ऐसे करना है, उनको कोई किसी की छूट नहीं देते और उनको कंडीशन करते हैं। और फिर चाहते हैं लड़ाई में कि वो पहल करें और खुद कार्रवाई करें। तो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसको हल करने में मतलब बहुत समय लगता है। और जैसे मैंने बताया कि जर्मन आर्मी के अंदर, इजरायली आर्मी के अंदर बहुत प्रचलित है, और काफी हद तक हमारी सेना के अंदर भी अब ये भावना आ चुकी है। और जो मेरा तजर्बा वो ये रहा है कि अगर ये भावना पैदा की जाए कि मिशन जो है, ऊपर से मिशन दिया जाए, और मिशन के बाद जो डिटेल्स में काम करना है, जो तजवीज बनानी है, जो एक्शन का लेना है, वो सबऑर्डिनेट्स के ऊपर छोड़ दिया जाए। और आप पीछे खड़े हुए हैं, एज वी ऑलवेज से दैट द क्रेडिट फॉर विक्ट्री विल गो टू द सबऑर्डिनेट्स एंड इफ देयर इज अ फेलियर आई विल टेक द ब्लेम। ये मतलब ये ऊपर वाले कमांडर को ये भावना रखनी पड़ेगी कि अगर कोई गलत हो गया तो मैं जिम्मेवार हूं, लेकिन मैं आपको पूरी छूट देता हूं। और अगर जीत हुई, जो जैसे कोई अच्छी काम हुए, तो उसका क्रेडिट आपको जाए। तो ये डायरेक्टिव स्टाइल का एक और प्रिंसिपल है। तो लेकिन इसके लिए ये बात जरूरी है कि ऐसे नहीं कि डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड ऐसे ही चल पड़ेगा। उसके लिए ट्रेनिंग बहुत आला दर्जे की होनी चाहिए, स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे होने चाहिए, और जो एक सोच है जो पूरी सेना के अंदर, वो एक कॉमन होनी चाहिए। तो इसीलिए जैसे मैंने सीनियर रैंक के अंदर इस बात को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो मैं हमेशा एक पॉइंट करता था कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जवानों के साथ मैं खुद डायरेक्टली बात, और उसके बाद अफसरों के साथ, सबको एक मतलब एक माहौल बनाना, ताकि जो सोच है वो नीचे से लेकर ऊपर तक एक सोच है कि हम सब ने ऐसे सोचना है। तो मैं कहूंगा कि ये मेरे लिए एक बहुत कामयाब था, और मैंने इसके लिए काफी हद तक इस जो डॉक्ट्रिन है, ये सब डॉक्ट्रिन है, इसको अमल में लाने के लिए बहुत परिश्रम किया सेना के अंदर। और बहुत हद तक बहुत से अफसरों को और जवानों को इसके साथ मैंने बदलाव लाया। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है डिटेल्ड ऑर्डर्स में और इस स्टाइल में। और काफी हद तक अभी जो हमारी नई पीढ़ी है, जो कि बेटर एजुकेटेड है, जो बातों को अच्छी तरह समझती है, उनकी ट्रेनिंग की बातों को भी समझने लगे हैं अच्छी तरह से, तो वो अब इसके लिए मोर रिसेप्टिव है। और मेरे हिसाब से कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये जो शैली है, ये पूरी तरह से हमारी सेना में भी बिल्कुल जम जाएगी। जनरल पनाग, आप बार बार ट्रेनिंग का जिक्र कर रहे थे। इट्स अ वेरी थिन बैलेंस कि आपको ऑर्डर्स भी फॉलो करने हैं और इनिशिएटिव भी लेना है। और उस कंटेक्स्ट में मुझे आपका वो आर्टिकल याद आ गया जो आपने एनडीए की बुरी हालत पर लिखा। मतलब वी आर फुल ऑफ रेफरेंस फॉर एनडीए। मतलब बहुत सारे यंगस्टर्स का सपना होता है कि साहब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाऊं, एक जेंटलमैन कैडेट बनूं वहां पे।
लेकिन किस तरह से एनडीए पुराने ढर्रे पर चल रहा है, किस किस्म के सुधारों की जरूरत है। एंड यू हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट कन्वर्सेशन विद मेजर जसवंत सिंह जसोल, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में काफी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर रहे। तो वो बैलेंस क्या, एक तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो एनडीए की जो ट्रेनिंग है, जिसको आप बार बार कह रहे हैं मॉडर्नाइज किया जाए, आप क्या पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, सुख सुविधाएं, कौन सा लेफ्टिनेंट जनरल वहां पर होना चाहिए, एक तो मैं चाहता हूँ आप उसके बारे में बताएं। और दूसरी बात कि वो जो फाइन बैलेंस है कि आप ऑर्डर लेना भी सीखें पर एट द सेम टाइम इनिशिएटिव, बिकॉज देन आई विल कम टू इनिशिएटिव्स। और उसमें बहुत अलग अलग एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है जो आपने दिया है जिससे जनरल थिमैया बहुत इंप्रेस थे कि तो फिर मुझे फ्रेश नाश्ता करवाइए, और वो सब बाकी जगह हुआ। एक एग्जाम्पल है जिसको आपने बहुत क्रिटिसाइज किया है, जिसमें ह्यूमन शील्ड का यूज किया गया। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, अच्छे भी और बुरे भी। पर पहले मैं चाह रहा था कि आप एनडीए की स्थिति पर, नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थिति पर बताएं। ये एक कहावत है सेनाओं के अंदर कि हम सेनाएं जो हैं वो पिछले युद्ध की तैयारी करती, पिछले युद्ध की। और जो यूरोपियन सेनाएं थी दूसरे महायुद्ध में, वो और उनकी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हिसाब से की गई थी, करी हुई थी, और वो उसका उदाहरण लेकर आगे चलते थे। लेकिन जर्मन आर्मी ने एक और नए तरीके से मैन्यूवर वॉरफेयर, मैकेनाइज्ड वॉरफेयर को शामिल करते हुए उन्होंने एक क्वांटम जंप ले लिया। और वो क्वांटम जंप के साथ वो उन्होंने शुरू में बहुत हद तक जीत हासिल की। लेकिन जब दूसरी से उन्हें सेनाओं ने भी अपनी रिफॉर्म्स किए और अमेरिका अंदर आ गया सबने, तो फिर मिलकर उनकी एंड में हार भी हुई। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब पहले किस्म की लड़ाइयां होती थी, उन लड़ाइयों के अंदर हुक्म मानना और जिसे बोलते हैं कि बिल्कुल ड्रिल करके लेफ्ट राइट बाएं मोड़ दाहिने मोड़ एकदम मैकेनिकली होना है। जो ड्रिल है ये ड्रिल लड़ाई के मैदान से ही शुरू हुई थी। जब नेपोलियन के जमाने की लड़ाइयां होती थी तो पूरी की पूरी टोली ऐसे घूम जाती थी कि फायर उधर से आ रहा है, वो बैठकर करते थे। आमने सामने की लड़ाई होती थी, और उससे पहले भी आमने सामने की लड़ाइयां थी। तो लेकिन जैसे ये बदली होते गए लड़ाई के तरीके, तो बाकी सेनाओं में भी अब बदलाव आता गया। अब जो मिलिट्री एकेडमीज हैं वो जब स्थापित हुई, जैसे हमारी मिलिट्री एकेडमी है वो 1949 में स्थापित हुई थी, नेशनल डिफेंस एकेडमी जूनियर जॉइंट सर्विसेज विंग, पहले देहरादून में, उसके बाद फिर 55 में वो जो चले गए, जो प्रेजेंट लोकेशन है एनडीए की। तो वो जो प्रिंसिपल्स थे वो हमने ज्यादातर अंग्रेजों की मतलब ब्रिटिश आर्मी के प्रिंसिपल्स को हमने उसको इस्तेमाल किया, जिसमें था कि भाई सबड्यू द मैन and make him adherent to the rules and regulations, so that he always acts in conformity with the system, with the orders, etc. लेकिन जैसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि ये एक हद तक ठीक है ये, लेकिन उससे क्या होता है कि जो आपकी इनिशिएटिव होता है वो बात खत्म हो जाती है। और फिर एनडीए के अंदर एक दूसरी बात है कि जो लीडरशिप की प्रैक्टिकल बातें हैं वो ज्यादातर सीनियर कैडेट्स के ऊपर छोड़ दी जाती हैं। और जैसे कि स्कूल्स के अंदर होता है कि बच्चों में यंग एज में ये एक दूसरे के ऊपर हावी होने की एक वो होती है, प्रतिक्रिया होती है। और खास तौर पर तो ये उसमें अनऑफिशियल पनिशमेंट्स बहुत हद तक, जिनको हेजिंग या रैगिंग बोलते हैं, बहुत हद तक प्रचलित हैं, जो कि आज तक भी वहां चलती है। और ये मतलब पुरानी जो रिवायत हैं जो अंग्रेजों के एकेडमीज की, तो हम उनके साथ ही लगातार जा रहे हैं। बहुत कोशिश हुई है रिफॉर्म करने की। अभी हाल ही में एडमिरल अरुण प्रकाश ने भी इसके बारे में आर्टिकल लिखा है, और वो खुद एनडीए के कैडेट्स थे और साथ में वो एनडीए के कमांडेंट भी रहे।
और उन्होंने भी यही आर्टिकल जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसी के ऊपर पूरी उनके भी यही विचार है। तो फिर जब ये पनिशमेंट होती है तो पनिशमेंट को एस्केप करने के लिए वो हम जो है जूनियर्स हैं वो बहुत डिवियस मीन अपनाते हैं। तो एक खास किस्म का एक लीडरशिप स्टाइल पैदा हो जाता है कि जिसमें कि तब काम किया जाए जब हमारे ऊपर कोई देखभाल कर रहा है या हमारे ऊपर कोई खड़ा हुआ है, और जब नहीं है तो फिर हम अपनी मनमर्जी करते हैं। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हेवी होते हैं, खास तौर पर एथिक्स के लिए, खास तौर पर जब हम लड़ाई के अंदर होते हैं। तो अगर हमारे ऊपर कोई नहीं देख रहा हमारे को, तो फिर जो वो एक हमारे अंदर इनग्रेन्ड हो जाती है ये बात। तो ये कुछ खामियां हैं। दूसरा है उनका जो करिकुलम है उसमें इट हैज नॉट केप्ट पेस विद टाइम्स। मतलब आज के जमाने में के अंदर आप उनको इस तरह से लीडर बनाना की कोशिश कर रहे हो जैसे कि हम 100 साल पहले बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये किस हद तक सही है? मतलब हम जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे अपने गांव में, तो मुर्गा पोजीशन में हमारा टीचर हमें अक्सर डाल देता था। मुर्गा पोजीशन में बैठ जाओ हॉन्चेस के ऊपर और टीके से हाथ निकाल कर अपने कान पकड़ो, और फिर डंडे भी पड़ते थे। तो आज क्या कोई भी मतलब हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर क्या हम कोई आदमी एक्सेप्ट करेगा कि मेरे बच्चे के मुर्गा पोजीशन में बनाया जाए? तो जब हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो किस तरह से हम जो हमारी सेना के फ्यूचर लीडर्स हैं उनको एक ह्यूमिलिएटिंग तरीके से उनके साथ मतलब व्यवहार हो रहा है बैरक्स के अंदर। तो मैं कहूंगा सरासर गलत है और एक गलत नमूना पेश हो रहा है, और ये बिल्कुल एक एंशिएंट तरीके से लीडरशिप डेवलपमेंट है। आज की लीडरशिप डेवलपमेंट होती है एजुकेशन से, मोटिवेशन से, और हजारों उसके तरीके हैं, हजारों मेथड्स हैं। आफ्टर ऑल जो हम स्कूल में सिखाते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, लोग MBA करने जाते हैं, वो यही है और कुछ नहीं है। सब सेना से ही बाहर आया था वो, और सेना वहीं जमकर खड़ी हो गई है जहां पहले थी, और अब वो लोग बहुत हमारे से बहुत आगे निकल। और दूसरा है कि हम उनको एक ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अब ग्रेजुएट बना देते हैं। जब ये बात शुरू हुई थी 1949 में, उस टाइम पे ग्रेजुएशन की बात मतलब थी, क्योंकि हम स्कूल एंट्री के बाद वहां जाते थे, तो ग्रेजुएशन करना मतलब एक मायने रखता था। लेकिन अब 3 साल के अंदर जब हम वहां पर हैं, तो और सब्जेक्ट्स जो हैं, एरोनॉटिकल साइंस, वेपन साइंस, मिलिट्री हिस्ट्री, ह्यूमन रिलेशंस, जो कि हमारे आने वाले समय में काम आने, थ्योरी ऑफ वॉर, तो इनके ऊपर तवज्जो बहुत कम है। और ज्यादातर मतलब क्या फायदा है एक ऑफिसर को या कैडेट को जिसको आप एक नॉर्मल BA या BSc की डिग्री दे। अभी मैंने सुना है कि BTech की भी डिग्री भी शुरू हो गई है नेवल कैडेट्स के लिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक मेजर रिवीजन होनी चाहिए जो नहीं हुई है। मैं खुद वहां पर एक कमेटी में गया था जब मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग था, उसका मैं हिस्सा था कमेटी का, जिसको एयरफोर्स के वाइस चीफ हेड कर रहे थे कि हम कैसे ये रिफॉर्म लाए। हमने बहुत सुझाव दिए, लेकिन एक रेजिस्टेंस है कि जिसकी वजह से हम ये नहीं वहां करते। मैं तो ये कहूंगा कि जितना समय हम बाद में गुजारते हैं अफसरों को एजुकेट करने में, अगर हम NDA में शुरू करें तो यकीनन हम बहुत मतलब आगे बढ़ सकते हैं। तो एक उसकी भी अपीवल की बहुत बड़ी जरूरत है। अब ये कहने के बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि NDA बेकार है। नहीं, NDA बेकार नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बात रिलेटिव होती है। जनरल विंगेट थे जिन्होंने फेमस विंगेट ऑपरेशन मतलब चेलेट्स ऑपरेशन किया बर्मा के अंदर। तो उनकी एक कहावत होती थी कि वो जब आते थे तो उनकी सिलेक्शन सिर्फ 20% होती थी। मतलब वो विंगेट चेलेट्स को जब चुनते थे कि कौन बर्मा में जाएगा, तो पहले बार खास तौर पे तो सिर्फ 20% आदमी पास होते थे। तो उनका लफ्ज ये होता था, गुड बट नॉट गुड इनफ। तो व्हाट मैं कहूंगा कि NDA के बारे में कि गुड बट नॉट गुड इनफ। So it is not, a lot of my colleagues criticize me. I am personally a success story from India. You know, I was myself but the topmost cadet appointment, academy cadet adjutant in my final term. And probably I also was part and parcel of the same system
But then I look back and say that supposing the 3 years that I spent there, if I had been better spent, if I was more intellectually empowered, if I had a more broader vision of things, and if in the barracks we did not waste so much of time on this hazing and ragging and illegal punishments, would I not be a better man? And as far as toughness and all is concerned, it's like, I mean, do you mean to say the person who wins the Olympic medal in marathon, he has to be subdued to win the Olympic medal? Well, this is a way of building physical fitness and having mental robustness. I mean, even an Olympic champion needs mental robustness. How else can you win? Even a cricketer needs mental robustness. So you don't have to break his will and spirit, like this one thing wrote. He says, my spirit was broken by the NDA. And he says, I do not know how I survived. And he mentions in detail, he mentioned to me that he mentions right in his book also. He says that I used to listen to music. I used to read the older books of military history, etc., to get away from what was happening. So now the things are no different today. Even when I talk to young cadets whom I meet, at times, I mean, they tell me similar horror stories. General Arun Prakash recently wrote an article for Victory India, and in the same vein. So there is a major reform required in our military academies, and the sooner we do it, the better it is. We may be rising and shining as compared to rest of society is concerned, because society has got its own problems. But certainly, the cream of the society, the best of amongst us, I mean, a Pichai or Ratan Tata or anybody from this cream, they have gone far ahead of us. So why should not our leaders be in the same league as the cream of the leadership in the academic world and in the industry and elsewhere? That's the way I look at it. It's a relative issue. General Panag, I would request you to put forth your reservations and your observations vis-a-vis counter-terrorism, especially in Kashmir. And I have already cited the example of Major Lilu, जिन्होंने ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया, उसको लेके और कश्मीर के मसले को लेके आपने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी को लेके, मिलिट्री पॉलिसी को लेके, तो उससे हमें थोड़ा एक इंसाइट भी मिलेगा. और जो रीडर्स हैं, जो मैं उम्मीद करता हूँ इस किताब को पढ़ेंगे, they'll get an idea what to expect in the book. देखिए, ऐसे है कि हमने इंसर्जेंसी का एक मॉडल बनाया भारत में, जिसमें सरकारों ने, और सरकारों की तरफ से भी था और सेना की तरफ से भी था, कि बहुत तजुर्बे के बाद, पहले हमने भी बहुत गलतियां की, जबकि पहले नागालैंड में इंसर्जेंसी शुरू हुई 1956 में, तो लेकिन वो मॉडल ये था कि हमारा सेना का काम है, जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, कि वी मस्ट फैसिलिटेट द पॉलिटिकल प्रोसेस, कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको अमल में लाने का मौका मिलना चाहिए, ताकि जो लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं उनको सॉल्व किया जाए. तो इसका मैं कहूंगा कि हमेशा जैसे लड़ाई के लिए भी, इसके लिए भी जो स्टार्ट पॉइंट है वो है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, कि हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है, क्या चाहते हैं हम. आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट में कभी भी हमने लीडरशिप को एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं की. हमने लीडरशिप को जिंदा रखा, और इसलिए कि यही लीडरशिप है जिसके साथ हमने कल बातचीत करनी है. और तो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाई जाती थी कि ऐसा किया जाए कि जो इनके जो वेपन कैरिंग आदमी हैं, एक टेररिस्ट हैं या मिलिटेंट्स हैं, उनको एलिमिनेट किया जाए. तो सेना इस बात पर तवज्जो करती थी. और जैसे ही एक टाइम आ जाता है जिसको हम बोलते हैं सब क्रिटिकल फेज इन इंसर्जेंसी, तो उसके बाद फिर बातचीत शुरू होती है. बातचीत पहले से चालू होती है, तो एक मिश्रण होता है. तो ये मॉडल नॉर्थ ईस्ट में बहुत सक्सेसफुल रहा है.
हमने देखिए मीजो इंसर्जेंसी जो 1966 में शुरू हुई थी, वहां किस प्रकार उसका अंत किया गया। फिर नागालैंड में, मणिपुर में कुछ का बहुत हद तक जो है इंसर्जेंसी खत्म हो चुकी है। मैं कहूंगा कि ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट में बारिंग स्पॉरेडिक मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं थोड़े बहुत हैं, लेकिन हमारे मॉडल कैंपेन से ये बिल्कुल खत्म हो गया। और इसमें सरकार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन कश्मीर के अंदर जो है हम ऐसा नहीं कर पाए। जो हमने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को पहल नहीं दी, और हमारी फोकस रही है, क्योंकि ये एक इमोशनल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, और कुछ हद तक क्योंकि जो हमारा ऐतिहासिक वो है कि जो हमारा देश है वो ज्यादातर आउटसाइड इन्वेडर्स के कब्जे में रहा, और वो बहुत हद तक जो है कहिए कि इस्लाम को मानने वाले इन्वेडर्स थे जो भारत की तरफ आए, खास तौर पर मुगलों के उनसे थोड़े पहले लोधी आए, अफगान आए। तो ये एक उसकी वजह पाकिस्तान की वहां इन्वॉल्वमेंट, और हमने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में हम फेल रहे हैं, और इसमें जो वहां के पॉलिटिशियंस हैं वो भी शामिल हैं। जब जब उनको मौका मिला कि आप गवर्नमेंट बनाकर आगे बढ़े, तो वो उन्होंने इस हद तक जो गवर्नमेंट की जो काम होना चाहिए था उसको वो नहीं कर। तो आज पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हैज फेल्ड। तो इंसर्जेंसी का ये एक माना हुआ एक मतलब वो है, एक निचोड़ है कि आप जब तक लोग आप दिल नहीं जीत लेते और दिमाग नहीं जीत लेते, दिल दिमाग पे को जीत नहीं लेते आप इंसर्जेंसी को खत्म नहीं कर सकते। ये एक इंसानी जज्बा होता है, और हमारी सेना ने आमतौर अक्सर इस बात को बहुत मतलब कर दिया, ऐसे मौके बहुत क्रिएट किए गए। अभी भी इंसर्जेंसी बहुत लो लेवल के ऊपर है, पर क्योंकि इस वक्त जो है पिछले 5-6 साल से देश के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना पैदा हुई है, और हम कैसे पाकिस्तान हमारा मुकाबला कर सकता है, कैसे वो इनको इस्तेमाल कर रहा है, क्यों ये लड़ रहे हैं हमारी सेना के साथ, सेना को भी नेशनल के साथ जोड़ दिया गया है। तो उसकी वजह से मैं कहूंगा कि अगर आप देखा जाए 2099 से लेकर 2003, जबकि एनुअली हम 2000 से लेकर मेरे ख्याल में मैक्सिमम पीक फिगर 2700 टेररिस्ट एक साल में मारे गए। तो उस हिसाब से, और नंबर ऑफ टेररिस्ट जो थे, मतलब जब 2700 मारे गए हैं तो उस टाइम नंबर ऑफ टेररिस्ट 5-6 हजार होते। तो अब जो इंसर्जेंसी है वो रिलेटिवली बहुत लो लेवल के ऊपर है, और मैं कहूंगा कि शोर ज्यादा है मुल्क देश में नेशनलिज्म की वजह से, और कि क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मर रहे हैं जवान। लेकिन जो एक्टिविटी है, जो वायलेंस है, वो बहुत लो लेवल के ऊपर है। मेरे ख्याल में जो J&K के अंदर वायलेंस है उससे ज्यादा वायलेंस हमारे मेट्रो सिटीज के अंदर अभी है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का हाथ है, सेपरेटिज्म को आवाज दे रहे हैं ये लोग, तो उससे ज्यादा वो होता है। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये नहीं है, ये तो मैं कहूंगा कि मैनेजेबल है। भारतीय सेना कोई कश्मीर हमारे से ले नहीं सकता, हम एक न्यूक्लियर पावर है, सेना हमारी सक्षम है, कश्मीर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन क्या आप कश्मीर की जमीन चाहते हैं, या आप कश्मीर के अवाम को भी साथ में चाहते हैं? जो पॉलिटिकली हम ये बाजी को जीत नहीं सके हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि जो हम इनको कन्विंस नहीं कर सकते कि लोगों को कि आपका फ्यूचर जो है वो यहाँ पर है, ऐसा है। हम अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, क्योंकि वो कोरिलिजियस हैं पाकिस्तान के साथ, वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, वो इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो अफगानिस्तान में क्या होता है, वहां तो सभी इस्लाम को फॉलो करते हैं, वहां तो बहुत कम दूसरी माइनॉरिटीज हैं। तो वहां भी तो आखिरकार मामले हल होते हैं।
क्यों हमने एक बनाई है कि हम बातचीत नहीं करेंगे? नागालैंड में हमने बातचीत की है, फीजो के साथ बातचीत हुई है, लंदन में जाके बातचीत होती रही है, इधर मिजोरम में हमने लीडरशिप के साथ बात की है, अभी NSCN के साथ बातचीत कर रही है, हाईएस्ट लेवल की बातचीत। प्राइम मिनिस्टर को आके मिले हैं वही जो पुराने थे। तो कश्मीर के साथ क्यों हम ऐसा नहीं कर रहे हैं? तो मैं कहूंगा कि जो मैंने लिखा भी है कि राइडिंग द टाइगर, कि हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कमजोर है, हमारी कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है नहीं, हम दिलों और दिमाग पर हावी हो नहीं सके और हम उसको मिलिटरली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंसर्जेंसी बहुत लो लेवल पर है, हम बढ़ा चढ़ाकर उस बात को बोलते हैं। एक आध कोई इंसिडेंट हो जाता है जो कहीं भी हो जाता है, आखिर आप अफगानिस्तान में देखिए कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, हालांकि वहां पर भी अभी मतलब ट्रूस साइन हुआ है। तो हमारे को तवज्जो देनी चाहिए अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के ऊपर। आखिरकार हमने लोगों के दिल जीतने हैं, नॉर्थ ईस्ट में जीत लिए हैं तो कश्मीर में भी जीत लेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और मैं कहूंगा कि ठीक है, सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो सब कश्मीर के हित में ही लेते हैं, कोई सरकार ऐसा नहीं जो नहीं लेती है अवाम के हित में फैसला। लेकिन जब तक लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप पंजाब को लीजिए, पंजाब के अंदर किस हद तक एक मतलब अलगाववाद की भावना, एक कम्युनल भावना, सिख जो कि मतलब जिनका जन्म ही मतलब दूसरे रिलीजन से हुआ है, ज्यादातर हिंदुइज्म के थ्रू जिनका जन्म हुआ है, हालांकि उनके अंदर और दूसरे मजहबों के भी अच्छी बातें शामिल हैं। किस हद तक हम बढ़ चुके थे 80 से लेकर 90 के दशक में, और ताकि के मतलब गाड़ी होकी जा रही है, उसमें से सिर्फ हिंदुओं को बाहर निकाल कर मारा जा रहा है और दूसरों को छोड़ दिया जाता है। तो किस लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, लोग इंडस्ट्री यहां से जा रही है। आज मैं कहूंगा कि ये सिर्फ जो आजकल हम सुनते हैं कि कोई खालिस्तानी है, कोई फलाना है, वो एक इतिहास का हिस्सा है, वो बात खत्म हो चुकी है। कितनी देर लगी? 80 से 90 में हम लोग इस बात के साथ जूझते रहे, या मैं कहूंगा 77 78 से ले लीजिए, शुरू से किसी कुछ हद तक शुरू हुआ और 95 तक जाकर तकरीबन बेअंत सिंह असैसिनेशन के बाद चीजें, जी हाँ 95 कह लीजिए कि वो जब उनकी असैसिनेशन हुई, और आज तो इस बात का कोई जिक्र ही नहीं है। ढूंढना पड़ता है कि कोई मतलब कोई कहता है कि वो ये पाकिस्तान का स्पॉन्सर टेररिस्ट, वो ऐसे बदमाश तो हर जगह पर हाजिर होते हैं। तो जब हम ऐसी टर्नराउंड हमने यहाँ की है, नॉर्थ ईस्ट में की है, तो क्यों नहीं हम इस बात को एक पॉलिटिकली पहल करते? तो ये मेरा है। और इसके साथ जुड़ी हुई बात जो आपने मेरे को सवाल पूछा था, वो आती है ह्यूमन राइट्स की। मैं कहूंगा कि जब इंसर्जेंसी बिल का स्तर बहुत नीचे होता है, वायलेंस बहुत कम होती है, तो किसी किस्म का भी जो कोलैटरल डैमेज होता है या किसी किस्म के वायलेशन होते हैं, वो उसको बढ़ावा देते हैं और ये टेररिस्ट जो है उसका फायदा उठाते हैं। और अगर सेना दिखाई देती है कि सेना भी इस बात का हिस्सा बन रही है, तो वो उसके साथ मैं कहूंगा कि उससे ज्यादा इंसर्जेंसी को बढ़ावा देने वाली और कोई बात नहीं। और यही वजह थी कि जिसका मैंने जिक्र किया कि जो ये बाकी बहुत जिक्र हुआ इस बात के ऊपर कि मेजर गोगोई ने अपना इनिशिएटिव इस्तेमाल किया, वो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं कहूंगा कि जो इंडिपेंडेंट अगर स्क्रूटनी की जाए इस केस की, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाए, तो ऐसा नहीं था। मेरे विचार से मैंने इसके ऊपर बहुत विस्तार में लिखा है जी। मेजर गोगोई के मन में ये बात आई कि उन्होंने सोचा कि यहाँ मतलब हमारे जवान कैजुअलिटी हो जाते हैं। हालांकि मैंने बताया कि अभी बहुत लो लेवल पर है इंसर्जेंसी, पिछले 7-8 साल से बहुत लो लेवल पर, 2012 से 2011 से कह लीजिए। तो इनको थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। तो उन्होंने एक रैंडम आदमी को पकड़ा, उसको गठी पर बांधा, उसको घुमाया, लोगों को कहा देखो ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर ऐसा हो भी जाता है, ऐसी गलतियां अक्सर यंग ऑफिसर्स या जज्बाती होकर
या जवान भी कर देते हैं, तो उसके साथ डील करने का तरीका है, क्योंकि किसी की कोई मौत नहीं हुई, कभी कोई ऐसा कोई एक्शन नहीं हुआ था, तो उसको क्या बोलते हैं सेना के अंदर की रैप ऑन द नकल्स के थोड़ी सी मतलब उनकी टुकड़ हो जाए और उनकी पोस्ट वहां से बाहर कर दी जाए और बात खत्म हो जाती है। और एक सेना की एक मतलब स्पोक्स पर्सन या कोई कमांडर ये बात कह दें कि ऐसा ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इसके लिए माफी चाहते हैं। और आखिरकार एक बार पहले माफी मांगी गई थी, जबकि मोदी जी ने खुद इस बात का बयान किया था 8 दिसंबर 2014 को कि पहली बार सेना ने माफी मांगी और इतनी गलती मानी है। जबकि वो 3 बच्चे जो हैं वो बदगाम के अंदर रोड ब्लॉक पे नहीं रुके थे, और उनकी मोदी जी का खुद भाषण है, मैंने अपने लेख में रिप्रोड्यूस किया है। जी, जी, जी। तो उसको तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पूरा क्योंकि देश के अंदर जो मूड था वो ऐसा हो गया था, एक नेशनलिज्म का जज्बा, एक्सट्रीम नेशनलिज्म का जज्बा, कि पूरा मुल्क एकजुट होकर उस बात की सपोर्ट कर रहा है। और जो सेना के नियम हैं, जो सेना के आदेश हैं, जो सेना की रेपुटेशन है, प्रोफेशनल एक आर्मी जो है उसका उसको हमने एक दिन में हटा दिया और इंक्वायरी खत्म नहीं हुई है, उसको अवार्ड भी दे दिया। मैं कहूंगा कि एक बहुत गलत एक एग्जाम्पल था ये। और हालांकि चाहे सेना माने या ना माने, मतलब ओवर्टली कोई ना माने इस बात को, लेकिन असलियत ये थी कि एक जो लोअर लेवल का रोग एक्शन था जिसके साथ डील की जा सकती है, यानी कि उसको पनिशमेंट दे देंगे, उसको या जेल में डाल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती। के साथ there are appropriate measures to deal with such cases. And but the good thing is that the Indian Army has not adopted it as a rule or as a policy, and we have gone back to our traditional system of adhering to international law, norms, rules, and regulations, and conducting model campaign. It's still a model campaign. General Panag, you vehemently advocate human rights, army staying professional and true to its spirit, and you talk about political solution. लेकिन टीवी पर कई आर्मी ऑफिसर्स आते हैं जो बहुत ही नेशनलिज्म और आर्मी को मिक्स करके, जो जिसको मैं इंटरनेट नेशनलिज्म कहता हूँ, नेशनलिस्ट तो हम सब हैं, होना भी चाहिए मेरी समझ में, और उसको मिक्स करके एक बड़ा ही स्पिरिटेड सा लेकिन डिस्टॉर्टेड सा वर्जन पेश करते हैं। देखिए, ऐसा है कि हर एक विचारधारा के I mean they abuse on screen as well. They show anger and ऐसा लगता है कि जो उनसे एग्री नहीं करेगा वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कहूंगा कि ये हर एक अलग विचारधारा के लोग होते हैं, और कुछ हद तक जो हमारा एक सिस्टम बन गया है अभी, जो मॉडर्न जो टेलीविजन है, इनफैक्ट यू हार्डली सी एनी न्यूज, इनफैक्ट दे आर ऑल लुकिंग एट टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ सेंसेशन, कि हु कैन क्रिएट अ सेंसेशन, देयर इज लैक ऑफ बैलेंस। और कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे चैनल बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि एक मेरे स्पेक्टिकल बने हुए हैं, जो आने वाले समय में जब नए मीडिया के जो स्टूडेंट्स होंगे वो इस बातों को होंगे, द कॉमिकल फेज ऑफ मीडिया इन इंडिया। When the media starts adhering to the government, it becomes its mouthpiece. It disregards media norms and decorums and everything. So then it happens because media is also owned by the thing. We have earlier seen in emergency where it was done by force, whereas presently it seems to be part political coercion, which is omnipresent in any society. I'm not talking of this government or that government. Previous governments also did the same thing. And also, this extreme nationalism and the media, etc., everybody has identified itself with the same thing. So consequently, there is a queering of the fish, and what is the ideal role of the media, in my view, has been jeopardized for the moment. There are of course traditional journalists and traditional media houses also, I suppose. But same way, the army officers who have after retirement, they have become part of this sort of prevailing mood
of nationalism that is there. Nothing wrong with nationalism, but to identify an armed forces with the ideology of a particular party is actually the true politicization. When you identify the armed forces ideology, that is not so with our army. Our army doesn't identify with the ideology of any political party. We are supposed to function as per the Constitution. We take our oath on the flag and the Constitution, not on the government of the day, and which may be this party or that party. So that when people say army is getting criticized and the veterans are criticized, I think it is, well, veterans in any case are citizens, so they can join politics. In the United States, they are part and parcel of the political culture. We have many presidents, not one. I think a good score of presidents have been of ex-military men. The last one being Eisenhower, and Kennedy himself had served in the Second World War. So many of them have been veterans. But coming back to this issue, but what happens is that when you identify the armed forces with every facet of national life, हर पहलू में आपने सेना को लाके खड़ा कर दिया, चाहे कि सेना ये कर रही है, सेना का एक जवान मर गया है तो उसको शहीद हो, मतलब किल्ड इन एक्शन हो गया है, उसकी बात को हम लेकर बहुत जुलूस निकालने चाहिए, लेकिन उसको श्रद्धा के लिए, उसको एक ऑनर देने के लिए। लेकिन उस बात को आइडेंटिफाई करना पूरे इलेक्शन कैंपेन्स में और हर एक एक्टिविटी में सेना को इन्वॉल्व करना, जैसे कोई बड़ी बात हो रही है, कोई योगा डेज हो रहे हैं या कोई पुल बनाना है, सेना को इन्वॉल्व कर लिया। तो सेना एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का। हमने सेना और गवर्नमेंट के बीच का जो डिस्टेंस है, जो डिवाइडिंग लाइन है, उसको ब्लर कर दिया है। तो आप गवर्नमेंट को, मतलब अगर अब गवर्नमेंट सेना को आदेश देती है, अगर कोई गलत बात हो गई तो हम गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहे हैं, वो कहते हैं आप सेना को डाउट कर रहे हैं, तो ये ब्लर हो गई है। तो ये पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन है, ना कि पॉलिटिसाइजेशन है। एक्सप्लॉयटेशन है मतलब कि अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए पार्टियां जो हैं, ये हर जगह करती हैं, सभी पार्टियां करती हैं, एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियां करती हैं। तो वो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन। तो हिंदुस्तान हमारे अंदर जो है अभी इस वक्त पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर ज्यादा जोर है, ना कि पॉलिटिसाइजेशन हुई है सेना की। लेकिन इसका खतरा है, जब आप उनको एक्सप्लॉयट करते हैं, जब वो देखते हैं कि हम हर जगह हैं, तो फिर सेना वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। और कुछ तो लोग बात सुनकर भावुक हो जाते हैं, और कुछ हायरार्की जो होती है वो उनकी सोच विचार अलग सी हो जाती है। साथ ही साथ क्योंकि सेना के जो ऊपर वाले अपॉइंटमेंट्स हैं, वो उसका फैसला सरकार के हाथ में होता है। और तो कुछ हद तक मैं कहूंगा कि ये बात दिखाई दे रही है इस वक्त कि जो हायरार्की है वो उनका झुकाव थोड़ा, दे आर बेंडिंग विद द विंड, एंड व्हेन यू बेंड विद द विंड तो उनकी जो एडवाइस भी होती है, एडवाइस ऑफ मिलिट्री हायरार्की टू द गवर्नमेंट हैज टू बी इम्पार्शियल, इट हैज टू बी प्रोफेशनल। सही बताना चाहिए कि ये हालात है, तो ऐसा नहीं हो रहा है। अब आप इसका उदाहरण लीजिए जो आपको जमीन पर दिखाई दे रहा है कि पिछले 6 साल से ये बात आगे है, और जो भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, पहले वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो अक्सर ये कहते रहे हैं कि हम 2.5 फ्रंट की लड़ाई के लिए तैयार हैं। मतलब 2, चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे, और साथ में आधा इंसर्जेंसी, इंटरनल सिक्योरिटी, 2.5 फ्रंट की लड़ाई के लिए तैयार है। हम बिल्कुल तैयार हैं, हम सक्षम हैं, हमें आदेश मिलने चाहिए, हम अक्सर चीन पहुंच जाएंगे, हम पीओके पहुंच जाएंगे, गिलगित बाल्टिस्तान पहुंच जाएंगे। लेकिन जो एथिकल असेसमेंट ऑफ कैपेबिलिटी है, जो आपकी कैपेबिलिटीज की असलियत है, उसके साथ उन्होंने सरकार को वाकिफ नहीं कराया। अभी आप देखिए कि अभी तो पहला शॉट फायर नहीं हुआ है एलओसी के ऊपर, क्योंकि जो पहले हुई है वो डंडों और हाथापाई की लड़ाई की हुई है, जो इसको बहुत ही भयानक किस्म की लड़ाई थी 15 जून की। लेकिन वो
मतलब प्रिमिटिव हथियारों के साथ हुई है। एक पहला शॉट फायर नहीं हुआ है अभी तक, और हम भाग रहे हैं दुनिया में सामान खरीदने के लिए। तो क्या दर्शाता है? तो इसका मतलब है कि ये बात सरकार को पता नहीं थी, या सेना ने ये बात सरकार को बताई नहीं थी। तो किसने ये प्रॉब्लम की है? तो अगर कोई अभी कहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहता ये तो एंटी नेशनल है, ये ऐसा है। मतलब आपने इस बात को जो है, गवर्नमेंट ने बजट देना है, क्रिटिसिज्म होना चाहिए। सेना ने एडवाइस देनी थी, अगर एडवाइस दी कि नहीं दी। अगर आप एलएसी पर सरप्राइज हो गए हैं आज, क्यों सरप्राइज हुए आप? चलो मैं मानता हूं कि दूर से तो चाइनीज आ रहे थे, जब आपको दिखाई दे रहा है जमीन के ऊपर कि अब चाइनीज पहुंच रहे हैं, हमारे भी यूएवी घूम रहे हैं, क्यों नहीं हमने पहल की? क्यों नहीं हम फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक अपने ट्रुप्स को भेजा? तो अगर क्या ये सवाल ना पूछे जाएं, तो बात कहीं से शुरू हुई थी और हम पहुंच कहां गए हैं। लेकिन मेरा मतलब कहने का यही है कि जब आप सेनाओं को या जिसको किसी एक कोशिश करते हैं कि वो एक आइडियोलॉजी का हिस्सा बन जाए, एक तो उसके बहुत नुकसान हैं। और एंड व्हेन वी से कि क्रिटिसाइज द आर्मी एट योर ओन पेरिल, लेकिन हमारी सेना क्रिटिसाइज नहीं है। हियरार्की थोड़ा सा कमजोर पड़ी है इस मामले में कि वो कुछ पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, नॉट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से थोड़ा वो बेंड कर रहे हैं। और ये आज ही नहीं हुआ, ये आज ही नहीं। ये बात आप देखिए, मैंने उसका एक लेख भी लिखा है इसके अंदर कि बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी, आई थिंक एक लेख है जिसमें मैंने जनरल कॉल का जिक्र। तो 1957 से लेकर उसका 62 तक का जिक्र है उस पूरे केस में। तो आप देखिए उस टाइम पे ये क्या हो रहा था, एक थोड़ा सा जो लोग पॉलिटिकली कनेक्टेड थे वो सेना के अंदर हावी हो गए, उनको आगे बढ़ाया गया, और फिर आपने रिजल्ट देखा क्या हुआ। तो ये तो मैं तो यही कहूंगा कि सेना को थोड़ा अलग रखा जाए। ये नहीं है कि बाद में आप सेना से बाहर आने के बाद आप पॉलिटिशियन नहीं बन सकते, अमेरिका में बनते हैं, लेकिन सेना के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके अंदर उनके ऊपर सख्ताई से इस्तेमाल अमल होना चाहिए। बहुत से पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स का काफी चर्चा रहा है, ईस्टर्न आर्मी कमांडर ने भी कुछ कहा था, कुछ और लोगों ने भी कहा है, तो ये शोभा नहीं देते सेना को। बट लकीली मैंने कहा कि सिर्फ हियरार्की उसमें शामिल है, और बाकी जो हमारा ओवरऑल हमारी सेना बिल्कुल अपॉलिटिकल है। General Panag, it was an absolute honor to interact with you. One last question. How do you deal with internet trolls when they question you? What's your defense mechanism? You have fought so many wars, you were part of so many defense structures. How do you deal with it? देखिए, जब आप इंटरनेट पर आ जाते हैं तो फिर आपको ये सोचना कि मैं बहुत बड़ा ओहदेदार था या सेना में ऐसे था, तो फिर वो विचार गलत है, क्योंकि अब आप एक ओपनली इंटरैक्टिव मीडियम के ऊपर आ गए हैं और आपको तैयार होना चाहिए कि जो आप विचार रखने तो उससे भी आप। लेकिन मैं कहूँगा कि जो मेरा तजुर्बा है कि मैंने शुरू से ये कोशिश की कि ठीक है, मैं सेना में मैंने फिनिश्ड हैड ए वेरी गुड इनिंग्स, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत बदलाव भी लाए, और कुछ हद जो मेरे डोमेन्स थे, जैसे मैंने जिक्र किया आपको हम वार्तालाप के अंदर, मैंने उसके अंदर काफी मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की। फिर भी मैंने कहा कि अगर हम अब एक आधुनिक सेना, हमने इस सेंचुरी की लड़ाइयाँ लड़नी है और आगे बढ़ना है, तो सेना के अंदर रिफॉर्म्स आने चाहिए। तो मैंने कहा कि लेट मी ज्वाइन दिस मीडियम टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट मैटर्स मिलिट्री, के सेना की क्या स्थिति है, सेना क्या है,
कैसी होनी चाहिए, कैसे रिफॉर्म्स चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, किस किस्म की लड़ाइयाँ हम लड़ने जा रहे हैं। तो मेरे को आए हुए अभी 11 साल हो चुके हैं, जिसमें से आधा टाइम मैं कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम पावर में, और आधा टाइम के कह लीजिए कि अभी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। तो मैंने बहुत लोगों को ये चैलेंज दिया है कि मेरे को एक अभी मतलब 1,20,000 ट्वीट हो चुके हैं मेरे, जब से मैंने शुरू किया है। ऑन एन एवरेज रोज के 30-35 ट्वीट तो हो ही जाते हैं मेरे, ज्यादा ही हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि आप मेरे ट्वीट निकालिए 2009 अगस्त से लेकर जुलाई अगस्त से लेकर आज तक, अगर लहजे में कोई तब्दीली है, अगर मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि जो सही बात है वो सबके सामने उसको पेश किया जाए। अगर गवर्नमेंट में खामियां हैं तो वो दिखाई जाए, अगर सेना गलत कर रही है तो सेना को भी करेक्टिव एक्शन के लिए दिया जाए, और उसको नॉन इमोशनल। और मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग तजुर्बा है इसके साथ कि पहले लोगों को बहुत कम तवज्जो थी सेना की तरफ, लेकिन मैंने देखा है कि पिछले 11 साल के अंदर बहुत बदलाव आया है और लोगों को बहुत इंटरेस्ट हो गया है, और साथ ही साथ इंटरनेट की बढ़त हुई है, जिसकी वजह से लोग हर चीज को क्रॉस चेक कर सकते हैं, जल्दी से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। एंड माई नॉलेज इज एज गुड एज द नॉलेज ऑफ द पर्सन नेक्स्ट डोर इफ ही इज विलिंग टू लर्न। And there are many scholars, I would say, some people are extremely well informed about matters military. तो उसमें विवाद तो होना ही है, और जब तक तो ये विवाद एक इंटरेक्टिव होता है, मैं हर एक के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी को मैंने आज तक मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी का ट्वीट इग्नोर किया हो। तो अगर तो विवाद अच्छा है, नॉलेज है, तो बहुत मजा आता है कि भी कैसे आप अपना पक्ष रखते हो, अपना पक्ष रखता है, बात होती है बीच में कुछ। लेकिन जब आप इस बात को जोड़ देते हो व्यक्तिगत बात के ऊपर, आपकी पर्सनल लाइफ के साथ, आपकी विचारधारा के साथ, या आप किस पार्टी का हिस्सा हो या किस पार्टी का ना हिस्सा हो, मतलब एक सही बात है, जैसे कि मैं आम आदमी पार्टी का हिस्सा था एक टाइम के ऊपर, और लेकिन जब मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी में और दूसरी पार्टियों में कोई अंतर नहीं है, आम आदमी पार्टी भी एक वैसी ही पार्टी बन गई है जैसी दूसरी पार्टियां हैं, जिसकी वजह से हम चाहते थे कि शायद ये बदलाव लाएंगे या बदलाव की पार्टी है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। मेरे को आम आदमी पार्टी छोड़ी हुई थी 2-2.5 साल हो चुके। लेकिन वो जो ट्विटर के ऊपर सब मेरे को उसी बात का हिस्सा मिलते हुए, हालांकि मैं ना उस बात से मेरा कोई ताल्लुक है ना मैं कुछ करता हूँ, और तो उसमें थोड़ा सा काफी हो जाता है। और खास तौर पर हाल में जब मैंने पहले भी सेना के बारे में बहुत लिखा है। जब डेक्सांग हुआ था 2013 में, मैंने एक 35 ट्वीट का लॉन्ग ट्वीट बनाया था। उस टाइम पे नए ये आधुनिक नहीं आए थे, ये ट्वीट लॉन्गर वगैरह भी शामिल नहीं थे। मैंने वो आहिस्ता आहिस्ता करके 35 ट्वीट का मैंने एक ट्वीट किया था 2013 में कि क्या बात है चाइना के साथ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैंने उस 35 में लिखा हुआ है, आज भी मैं उसको रेफरेंस के तौर पे यूज करता हूं, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो आज हालात हैं हमारे एलएसी के ऊपर, ये मैंने वो 35 ट्वीट में प्रोडिक्ट किए, तो कोई नई बात नहीं है। तो आज मेरे को उस बात के लिए विलेन बनाना और उस टाइम पे मेरे को शाबाशी देना, तो ऐसा माहौल रहता है, तो मेरे को कोई इतराज नहीं है। और मैं अगर कोई थोड़ा अब्यूजिव हो जाता है या कोई होता है तो उसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। बाकी मैं अक्सर सबके साथ डील कर लेता हूँ, और आई नो हाउ टू हैंडल पीपल। आई मीन इन द सेंस, अब जब मेरे गोगोई का इंसिडेंट था तो मैंने उस पर स्टैंड लिया, तो मेरे ख्याल में कि बहुत कम लोग मेरे सपोर्टर थे। कोई ऐसा था जो मेरे को कह रहा था आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि सब मेरे सहयोगी, मेरे पुराने दोस्त, सेना के जो मतलब वेटरन सब, लेकिन मैंने उस मामले में डिविएट नहीं हुआ। मैंने सबको जवाब दिया। अभिजीत सिंगर जो है, उन्होंने काफी मेरे साथ अब्यूजिव वार्तालाप किया, उनके साथ मेरी बात हुई। तो फिर एनीवे, तो लेकिन आज बहुत से लोग ऐसे हैं, अब जब हम दोबारा जिक्र करते हैं विजय गोगोई वाले केस का, तो ये भी एक बदलाव की बात है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो उस बात को समझते हैं
कि ये सेना को ऐसा नहीं करना चाहिए, और ह्यूमन राइट्स जो हैं जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है, हमारे पूरे देश को नुकसान होता है। तो मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा है। मैं कहूंगा कि मैं खुश रहता हूँ ट्विटर के ऊपर। बहुत ही कम ऐसे मौके होते हैं जब मैंने कभी किसी के साथ कोई वो किया हो। एक मानना था मेरा सेना के अंदर कि एज यू राइज अप यू मस्ट वेयर योर ह्यूमिलिटी ऑन योर स्लीव, कि जितने आप ऊपर पहुंचते हो उतने ही आपको हम्बल होना चाहिए। और अक्सर कहना, जैसे आप सीनियर बन जाते हैं तो सेना के अंदर खास तौर पर लोग कहते हैं वो आपके बारे में ऐसी बात कर रहा था। तो मेरा उसको जवाब ये होता था कि अगर मेरे बारे में, मैं यहाँ मतलब न्यूमरो ओनो हूँ, सबसे सीनियर आदमी हूँ, नॉर्दर्न कमांड का आर्मी कमांडर हूँ, अगर मेरे बारे में बात नहीं करेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे? मैं आदेश देता हूँ, मैं सब मेरे काम पे किसके बारे में बात करेंगे? तो अगर कोई ज्यादा ही मेरे को मतलब महसूस होता कि वाकई में कोई गलत बात कह रहा है, तो मैंने फोन उठाना और उससे बात करनी कि भाई सो एंड सो ब्रिगेडियर जनरल जो भी थे, वो 35 जर्नैल थे मेरे नीचे, कम से कम 100 ब्रिगेडियर था, 300-400 कर्नल थे। तो मैंने कहना, देखो भी मैंने सुना है कि ऐसा आपने ऐसा कुछ कर रहे हो या कहा है, तो चाहे मतलब मेरे बारे में हो, चाहे मैं कोई जनरल गलत काम कर रहा हूँ, जैसे कोई करप्शन का केस है, मैंने सुना है पर मैं मानता नहीं। पर मैंने कहा मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि ऐसा कोई बात तो नहीं है ऐसी? तो उसने कहा बिल्कुल नहीं है बात। मैंने कहा फिर ठीक है, तो याद रखना, तो मैं होनी भी नहीं चाहिए। तो मेरे को अक्सर कोई ऐसी प्रॉब्लम पेश नहीं आई। और मैं कहूंगा कि बहुत ही जिसे कहते हैं कि अगर कोई मुझसे आज पूछे कि आपके क्या है, आपकी मानसिक स्थिति क्या है, मैं कहूंगा एट पीस विद माई सेल्फ एंड द वर्ल्ड। रात को सोता हूँ, चैन की नींद सोता हूँ और सोचता हूँ कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। आई हैव डन समथिंग टू मेक अ डिफरेंस स्टिल, एंड दिस इज माय फीलिंग एट द एज ऑफ 72. That's very encouraging, very insightful, the overall conversation and the parting words of this interview. प्रिय दर्शकों, मेरे दोस्तों, ये किताब द इंडियन आर्मी रेमिनिसेंसेस, रिफॉर्म्स एंड रोमांस बाय जनरल H.S. पनाग, इसको वेस्टलैंड पब्लिकेशन ने छापा है, एंड आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड दिस बुक टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारी मिलिट्री और पॉलिटिकल कमेंट्री हैं जिससे आप एग्री और डिसएग्री करते हैं, और डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी भी है। लेकिन उसके अलावा जो जैसे जनरल पराग ने कहा कि आई वांटेड टू इंटरेक्ट एंड एजुकेट नॉर्मल पीपल अबाउट मिलिट्री अफेयर्स, और दूसरा जो किस्से हैं इसके अलावा वो बड़े कमाल के हैं। थैंक यू सो मच जनरल, आपने इतना वक्त दिया, थैंक यू सो मच। सौरभ, थैंक यू वेरी मच। मेरे एक दो बार ट्विटर पर आपसे बातचीत जरूर हुई है, लेकिन आज मेरे को आपसे सीधे बातचीत करने का मौका मिला, और मैं कहूँगा कि बहुत मजा आया और बहुत दिल मेरा बहुत खुश हुआ कि किस तरह से आपने बातचीत की, और पूरी किताब को एंड से एंड पढ़कर, और साथ में जो आप सब्जेक्ट के बारे में, सेना के बारे में, बहुत उम्दा थी, बहुत मजा आया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।